बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर। आप देख रहे हैं एक्सप्रेसो, मैं हूँ हिना आदिल। उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे और आज के दिन का अच्छा सा आगाज़ कर चुके होंगे। तो कर लीजिए जनाब, अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो अपनी सुबह की कॉफ़ी और चाय पकड़ें, ज़रा बाहर देखें कैसा खूबसूरत मौसम हुआ हुआ है। और मैं ये कहूँगी कि पूरी कौम की उम्मीदें और दुआएँ जो बहुत ज़्यादा हम मांग रहे थे वो रंग ले आई हैं। जी हाँ, मैं बिल्कुल क्रिकेट के बारे में बात नहीं कर रही और अभी मैं करना भी नहीं चाहती। ज़रा अच्छी अच्छी खबरों से आगाज़ करते हैं। मैं बात कर रही हूँ बारिश की जो हो रही है मुल्क भर में और जिसके लिए बहुत सारी दुआ की गई थी। और बहुत सारे लोग तो हमसे पूछ रहे थे कि आप बताएं कि बारिश कब होगी। हम यही कह रहे थे कि महकमा मौसमियात वाले जब प्रिडिक्ट कर रहे हैं तो तभी होगी बारिश, लेकिन वो कहते नहीं जी, ये आप मीडिया वाले लोग, आपको पता होगा कि बारिश कब होनी है। खैर, मुल्क भर में अल्हम्दुलिल्लाह बारिश हो रही है। हमारी गंदम की खड़ी फसल थी, हमारे किसान भाई बहुत ज़्यादा परेशान थे कि बारिश नहीं हो रही है, तो खुश्क साली का साल भी इसे करार दिया जा रहा था। और जिस तरीके से बारिश पिछले कुछ सालों में होती आई इन महीनों में, उस तरीके से नहीं हो रही थी। डेफिनेटली ये क्लाइमेट चेंज के असरात है जो हम फेस कर रहे हैं। लेकिन जनाब, कल रात से बारिश हो रही है वक्फे वक्फे से, और एक जो सिस्टम बारिश बरसाने वाला था उसे मुल्क में दाखिल होना था वो दाखिल हो गया और तवील खुश्क मौसम का अब खात्मा हुआ है। और मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि इस्लामाबाद, पंजाब, केपी, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में बादलों के डेरे और इस वक्त भी कहीं ना कहीं बारिश हो रही है। लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में बादलों की धुआंधार इनिंग्स रही। रात भर बारिश होती रही, कई इलाकों में धुंध भी देखने में आई, लेकिन जब रात भर बारिश हुई तो वो क्लियर भी हो गई। और इसके साथ साथ अभी भी बहुत सारे इलाकों में बारिश हो रही है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और मज़ाफात में भी बादल जमकर बरसे हैं। इसके अलावा जड़ावाला की बात करें, चकवाल की बात करें, पिंड दादन खान, ओकाड़ा, साहिवाल, मुल्तान, भक्कर, बुरेवाला में भी बारिश हुई है। इसके साथ साथ पेशावर, मर्दान और बाजोड़ में भी बारिश हुई है, यानी कि कोयटा समेत बलूचिस्तान में भी मुल्क भर में बारिश हुई है। और जनाब, बारिश जब होती है इस तरह से बहुत ज़्यादा तो उसके साथ साथ कुछ बुरी चीज़ें भी हमारे लिए अपने साथ लेकर आती है। वो ये कि जनाब, हमारे मुल्क में बिजली बंद कर दी जाती है और कल रात से बहुत सारे इलाकों में बिजली बंद है और अभी तक बहाल नहीं हुई है। फीडर स्ट्रिप कर गए हैं। थोड़ी सी भी बारिश हो तो हालात इस तरह के हो जाते हैं। ये तो फिर रात से बारिश हो रही है, तो अल्लाह का शुक्र है कि जी अल्हम्दुलिल्लाह बारिश हुई है और हमारी जो फसलें हैं उनके लिए फ़ायदेमंद थी बारिश, और वैसे भी बहुत ज़्यादा पानी की कमी हो चुकी थी। तो जनाब, अब उस बारे में बात कर ही लेते हैं, लेकिन उसमें भी अभी ज़रा मैं कारकर्दगी पर बाद में आऊँगी। पहले ज़रा मैं अपने इवेंट की बात करूँगी जो बहुत ही शानदार, जिसका इनेकाद हुआ है 29 साल बाद। ये जो ICC का इवेंट कराची से शानदार जिसका आगाज़ हुआ, तारीखी मौका था जी। इसको यादगार बनाने के लिए क्रिकेट लवर्स की जो बड़ी तादाद है, हमने आपसे दरख्वास्त की थी और मैं शुक्रगुजार हूँ आपकी कि आप लोग पहुंचे और खचा खच आपने स्टेडियम को भर दिया। नेशनल स्टेडियम कराची में जी रौनकें लग गई। और मेहमान खुसूसी सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी थे, आसिफा भुट्टो जरदारी थी, चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी समेत जो 2017 के ICC चैंपियंस ट्रॉफी जीतने वाली टीम के कैप्टन सरफराज अहमद भी ट्रॉफी के हमरा स्टेडियम में मौजूद थे। और इसके साथ साथ पाक फजाइया की जो शेरदिल टीम है उसने फजा में सब्ज हलाली परचम के रंग बिखेरते हुए पाकिस्तानी कौम को सलाम पेश किया। क्या खूबसूरत मनाजिर थे ये। इसके अलावा शेरदिल टीम ने भरपूर पेशावराना महारत का सबूत देते हुए शाहीन ब्रेक का भी मुजाहरा किया। JF-17, JF-16 और शेरदिल शाहीनों ने पूरी कौम का लहू गरमाया। बस किसी का लहू जिसका गरमाना था वो रह गया, उनका नहीं गरमा सके। JF-17 थंडर तैयारा जी उसने भी फ्लाई पास्ट में शिरकत की। पाक फजाइये ने फ्लाई पास्ट के जरिए हमावक कौम के शाना बशाना खड़े होने के आज़म का भी इजहार किया और फ्लाई पास्ट के लिए एक मखसूस फजाई हुदूद को बंद किया गया था। इसके अलावा 17 से 19 फरवरी तक रिहर्सल्स भी इसकी की गई थी। कराची एयरपोर्ट पर इस दौरान आने वाली जो परवाजें थी कमर्शियल, उनको इजाफी ईंधन रखने और खुसूसी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत भी जारी की गई थी। और ये बिल्कुल पहली बार है कि किसी क्रिकेट टूर्नामेंट की इफ्तिताही तकरीब में पाक फजाया ने फ्लाई पास्ट का मुजाहरा किया और जिसने तकरीब को जोशो खरोश में भी इजाफा किया और 4 चांद भी लगा दिए। अब जरा आ जाते हैं जी अपनी कारकर्दगी पर। जिसका डर था वही हो गया, लेकिन हम भी बड़े बड़े ढीठ हैं। वो उम्मीदें लगाना नहीं छोड़ते अपनी टीम के साथ और बस जहन में यही बैठा लेते कि नहीं चले कोई बात नहीं, एक बार ऐसा हो गया तो अगली बार ऐसा नहीं होगा। लेकिन जनाब वही हुआ। पाकिस्तान ने इफ्तिताही मैच में इतनी बदतरीन शिकस्त का सामना किया कि बस क्या कहें आपसे। ये शिकस्त शाहीनों की उस रिवायत को बरकरार रखती है कि वो बड़े इवेंट्स में अपने पहले मैच में नाकाम रहते हैं। अल्लाह करे कि ऐसा हो कि पहले मैच में वो नाकाम रहते हैं तो आगे जाके कुछ कामयाबी भी समेट लेते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी के पहले मैच में न्यूजीलैंड की जानिब से दिए गए 321 रन के ताक़ुब में पाकिस्तानी टीम 47.2 ओवर्स में 260 रन पर ढेर हो गई और न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग करते हुए 50 ओवर्स में 320 रन का बड़ा स्कोर बना दिया। न्यूजीलैंड के 320 रन के ताक़ुब में पाकिस्तान को पहला धचका फ़खर जमान की सूरत में लगा, जो फील्डिंग के दौरान इंजरी की वजह से मैदान से बाहर चले गए थे और
कानून के मुताबिक जो इब्तदाई 20 मिनट होते हैं वो उस वक्त तक बैटिंग नहीं कर सकते थे। तो फिर हदफ के ताक़ुब में कौमी टीम जो है वो इब्तदा से ही हमें मुश्किलात का शिकार दिखाई दी और इंतहाई सुस्त रवि से स्कोर बोर्ड को आगे बढ़ाते रहे। पाकिस्तान ने पावर प्ले के इब्तदाई 10 ओवर्स में 22 रन बनाकर होम ग्राउंड पर कम तरीन स्कोर बनाने का बदतरीन रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया। यही रह गया था। साउद शकील 19 गेंदों पर 6 रन बनाने के बाद आउट हुए, जिसके बाद कैप्टन मोहम्मद रिजवान बैटिंग के लिए आए और वो भी 14 गेंदों पर सिर्फ 3 रन के मेहमान साबित हुए। मैच के आगाज से ही सुस्त बैटिंग करने वाले बाबर आजम आउट होने तक मुश्किल में ही दिखाई दिए। उन्होंने निस्फ सेंचुरी तो स्कोर की लेकिन अपनी टीम को मुश्किल से नहीं निकाल सके। लगता है उनके ज़हन में यही था कि बस अपने लिए खेल रहा हूं, 50 कर लूं, किसी तरह बस हो जाए। खुशदिल शाह ने भी मैच को बचाने की भरपूर कोशिश की लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कौमी टीम के कैप्टन मोहम्मद रिजवान ने मैच के बाद गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि कोशिश करेंगे कि अपने बकिया तमाम मैचेस जीते। टॉम लैथम ने अच्छी बैटिंग की जिसका न्यूजीलैंड की टीम को फायदा हुआ। हाँ, इसमें इन्होंने ये तो नहीं बताया कि आखिरी 10 ओवर्स में हमने क्या किया और क्या कारकर्दगी दिखाई 113 रन की। जबकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के नायब कैप्टन की बात करें सलमान अली आगा का, तो उनका ये कहना है कि इस विकेट पर 300 अबूर किया जा सकता था। हमें बैटिंग में अच्छा आगाज नहीं मिल सका और 320 रन करना होते तो पावर प्ले में अच्छा खेलना पड़ता है। जी जी जी, दुनिया को कम्पीट करना। अब इस पर क्या बात करूं, मैं तो कोई बात नहीं मजीद कर सकती। मैंने तो सिर्फ जो आपको बताने थे फैक्ट्स वो बता दिए हैं, थोड़े से फिगर्स मैंने बताए हैं। हमारे साथ हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, उन्हीं से बात कर लेते हैं, देखते हैं वो क्या कहते हैं। जी, सैयद मोहम्मद अवैस हमें ज्वाइन कर चुके हैं और इरशाद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद है। आप दोनों को जी सुबह खैर। कैसे हैं आप अवैस? तो अभी तो कल के बाद से बिल्कुल ही समझ नहीं आ रहा क्या बात कहें, लेकिन अल्लाह का शुक्र है बेहतर है और चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो रही है। लेकिन मैंने कहा ना कि कल जो हुआ है पाकिस्तान टीम के साथ, तो खुद परेशान थे कि आखिर बोलूं क्या। आगे बढ़ने से पहले जरा मैं पूछ लूं रिशाद साहब से भी, वो भी ठीक है? रिशाद साहब आप भी खैरियत से? जी खैरियत से हूँ, लेकिन वही जैसे अवैस कह रहे हैं कि ये समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ से शुरू करें। इतनी गलतियां पाकिस्तान ने की हैं और इतना डिमोरलाइज हैं हम लोग, ऑनेस्टली समझ में नहीं आ रहा है कहाँ। सही बात है, वैसे हमें भी नहीं समझ में आ रहा कि बात करें क्या, कहाँ से आगाज करें। अच्छा वैसे बहुत मुश्किल है। मुझे जरा ये बताएं कि आपको देख के क्या लगा, ये टेस्ट था, वनडे था क्या? मतलब उनको देखे तो T20 लग रहा था और अपनी टीम को देखें तो मतलब समझ में नहीं आ रहा कि क्या था। आपने तो खुद क्रिकेट खेली हुई है, जरा हमें भी समझाएं। अच्छा, थोड़ा सा मैं पहले टॉस के ऊपर आना चाहूँ। बहुत से लोग ये बात कर रहे थे, मैंने खुद भी कहा था कि पाकिस्तान की अगर आप हिस्ट्री उठा के देखें तो हम लोग बैट चेजर्स जाने जाते हैं। वंस इन अ ब्लू मून अगर आपकी टीम परफॉर्म कर दे तो आपको नजर आता है, लेकिन हम इतने कोई अच्छे चेजर्स नहीं हैं। कल के मैच में टॉस इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि मैच स्टार्ट होने से पहले आपको पता है ड्यू फैक्टर का मैंने कल भी कहा था कि रोल प्ले होगा, लेकिन कल कुदरती हवा बड़ी तेज थी, आपने कल देखा होगा, तो ड्यू फैक्टर एज सच को उसने रोल प्ले नहीं किया। कप्तानी को लेकर अगर बात करूं तो मैं खुद भी थोड़ा सा हैरान था। कल स्टार्ट ऑफ द इनिंग्स की बात अगर मैं करूं, इन द बॉलिंग यूनिट आपको कप्तानी थोड़ी सी एनर्जेटिक नजर आई, बात भी कर रहे थे, फील्ड प्लेसमेंट की बात करें। लेकिन मुझे एक चीज समझ नहीं आई, जब टॉम लैथम बैटिंग कर रहा था, आगा सलमान एक राइट आर्म ऑफ स्पिनर है। टॉम लैथम का अगर ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देखें राइट आर्म ऑफ स्पिनर के खिलाफ, तो थोड़ा बहुत वो स्ट्रगल करता हुआ नजर आपको आता है। और टॉम लैथम और अब्दुल्ला शफीक की कहानी बिल्कुल सेम है। उसने इससे पहले कोई अच्छा परफॉर्म नहीं किया था, फिर भी उसको कंटिन्यू किया उन लोगों ने। आपने आगा सलमान को 3 ओवर देके उसको हटा के खुशदिल शाह को आप ले आए, ये क्या कप्तानी थी, मुझे समझ में नहीं आई। दूसरा, अगर खुशदिल शाह को एक्सट्रैक्ट इतना ज्यादा टर्न मिल रहा है, आपने देखा होगा उनकी 1-2 बॉल्स को जो कि उन्होंने थोड़ा सा लूप दिया, आप कह सकते हो कि थोड़ी सी गेंद जो सी फ्लाइट के अंदर उसको जो सा सपोर्ट मिली, तो थोड़ा सा आपको ना टर्न विकेट के अंदर आपको नजर आया। लेकिन मैं कहा ना कि प्लान क्या था आपका, फिर उसके बाद खिंची हुई गेंदें आप तेज तेज करवा रहे हो, आखिर चल क्या रहा था? इसलिए मैंने कहा ना कि आपके पास जो एक जेन्युइन स्पिनर है दूसरा, उसकी आपको कमी महसूस हुई। आप अगर बॉलिंग यूनिट पे आप आ जाएं, पेस बैटरी की, तो जो मैंने कल भी एक बात की थी कि 15 ओवर से लेके जो आपका मिडल ओवर्स है, जहां पर आपकी विकेट टेकिंग एबिलिटी होती है, पाकिस्तान टीम बुरी तरीके से एक्सपोज हो रही है। आप शाहीन को देख लें, आप नसीम शाह को देख लें, आपको नजर आता है कि जो फटीग है वो कैरी करें। मिडल ओवर्स की मैं बात कर रहा हूं, वो नहीं होना चाहिए था। जो कल रिजवान और शाहीन शाह अफरीदी में जो तलख कलामी हुई है उस ओवर के अंदर, देखिए वो कप्तान है, आपको कप्तान को सुनना पड़ता है। जो मामला आता है बाहर करे, इन द ग्राउंड वो लीड कर रहा है, उसको आपको सुनना पड़ेगा। और वो गलत बात नहीं कर रहा था। मुझे नहीं पता कि शाहीन शाह अफरीदी आखिर करना कौन सा एक्सपेरिमेंट चाह रहे थे। हारिस रऊफ ने बड़ी जबरदस्त स्पेल जो सा मिडल ऑफ द जो डेथ ओवर्स के अंदर आप बात करें, बड़ा एक जबरदस्त उनका स्पेल रहा है। पाकिस्तान का कलेक्टिवली कल जो सा डाउनफॉल हुआ है, मैं खाली बैटिंग को इस पे नहीं कहूंगा, आपकी बॉलिंग यूनिट ने आपको मरवाया है।
300 प्लस स्कोर। आपको याद हो हम ये बात कर रहे थे कि 260 होगा और इस विकेट के ऊपर 260 अगर टर्निंग ट्रैक ना मिला, अगर वो ड्यू रोल प्ले करती है तो पाकिस्तान बड़ा अच्छा क्वेश्चन में नजर आपको आ जाएगा। आपकी बॉलिंग यूनिट ने आपको मरवाया, आपके पास डेथ ओवर का बॉलर नहीं है। आपको समझ में आ रही थी कि जिस तरीके से स्पिनर को कौन लेके आता है डेथ ओवर्स के अंदर, मुझे तो आज तक ये समझ नहीं आई कि आप किस स्ट्रैटेजी के साथ जा रहे हैं। आप अपने बैटिंग ऑर्डर की बात करें, मैंने क्यों कहा था कि आपके पास ये जो 3-4 मैचेस आपको मिले थे और आपने न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 मैचेस खेले हैं यार, आपको अभी तक समझ में नहीं आ रही कि उनका क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, वीक पॉइंट है। आप चैंपियंस ट्रॉफी से पहले आप साउथ शकील को आपने क्यों नहीं इंक्लूड किया हर मैच के अंदर? मैं यही तो बार बार कह रहा था कि उस्मान को करते, इसको करते, ताकि आपको आइडिया होता कि यार अगर हमारे मामला ठीक नहीं चलते, अगर आपके पास एक क्वेश्चन नहीं मिल रहा, तो यार इसको हम इस पोजीशन पे खिला सकते हैं। आपने उठा के एकदम साउथ शकील को ओपन करवा दिया। फखर का मुझे पता है इंजरी का मामला था। साउथ शकील ने जो 15 डिलीवरीज डॉट खेली है पहले, वो सारा का सारा प्रेशर आपकी बैटिंग ऑर्डर पे। सही कह रहे हैं आप। अच्छा रिशाद साहब, आपको क्या लगता है, जिस तरह से ओवैस बात कर रहे हैं कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या स्ट्रेटजी लेकर चले, हमारी टीम की वैसे क्या स्ट्रेंथ है, क्या क्यों हम फॉर्म में नहीं आ रहे? और न्यूजीलैंड से पहले हमारे मैचेस हो चुके हैं, हम उस वक्त क्या रीड नहीं कर सके टीम को, और हमें हमेशा से ही लगता है कि ड्यू फैक्टर हमें फ़ायदा देगा और फिर बॉल स्पिन करेगा, लेकिन जो कारकर्दगी रही है, आपको क्या लगता है कि शिकस्त की मेजर रीज़न क्या थी? जी है ना, देखिए एक बात तो ये है जो मेरे ख्याल में एक बच्चा भी बता देगा। जब आप देखिए कि दुनिया की 2 बेस्ट टीमों को हमने उनके होम ग्राउंड्स पे हराया, ऑस्ट्रेलिया को, साउथ अफ्रीका को, तो उसमें जो लड़के ट्राई किए, जो अच्छा खेले, उनका कॉन्फिडेंस बेहतर हो रहा था, अचानक आके टीम को इतना चेंज कर दिया जिसकी कोई लॉजिक समझ में नहीं आई। एक वेल ऑयल्ड यूनिट खेलता है जिसके प्लेयर्स को पता होता है कि उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, तो यहाँ पे एकदम से टीम को इतना चेंज कर दिया, किसी को प्रमोट कर दिया, किसी को डिमोट कर दिया। कोई स्ट्रेटजी, कोई प्रोफेशनलिज्म नजर नहीं आ रहा पाकिस्तान की टीम में। और जैसे वैस ने बिल्कुल सही कहा कि इवन फॉर्मर क्रिकेटर्स को मैं सुन रहा था, बहुत सारे वो ये कह रहे थे कि अगर पाकिस्तान टॉस जीते तो पाकिस्तान को बैटिंग करनी चाहिए, क्योंकि न्यूजीलैंड चेज में जाएगा तो फिर भी इंसान सोचता है कि उनको फंसा सकते हैं हम। और न्यूजीलैंड बहुत प्रोफेशनली खेल रहा है, लेकिन जब पाकिस्तान पहले खेलता दिन की रोशनी में तो बेहतर मेरे ख्याल में नतीजे आते, लेकिन कोई स्ट्रेटजी, जैसे मैं कह रहा हूँ, प्लानिंग नजर नहीं आ रही थी। और बिल्कुल वैसे सही कह रहे हैं कि आप देखिए इस वक्त हमारी बैटिंग तो अंडर क्वेश्चन मार्क रही है फॉर अ लॉन्ग टाइम, लेकिन इस दफा हमारी बॉलिंग जो है 4-5-6 मैचेस से पाकिस्तान इतना ऑर्डिनरी बॉलिंग कर रहा है। कोई एक बॉलर भी ऐसा नहीं है जो इम्पैक्ट कर रहा हो, जो ऐसा लग रहा हो कि उनकी टीम को रन थ्रू कर जाएगा। उन्हीं के फास्ट बॉलर न्यूजीलैंड के आप देखिए, वो मैट हेनरी को वापस लाए और रूर्क उनके जो बॉलर हैं वो इतना अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। तो ये समझ सही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और वैसे वही बात है आपकी वाली कि जब बैटिंग की बारी आती है तो फिर हम क्या कर रहे होते हैं, डॉट बॉल्स दे रहे होते हैं, और जब हमारी बॉलिंग की बारी आती है तो एक्स्ट्रास दे रहे होते हैं। यही वो कुछ चीज़ें जो है। और दूसरा ये कि हमने फ़खर पे बहुत ज़्यादा इन्हिसार किया, और जब फ़खर निकले हैं अपनी इंजरी की वजह से फील्डिंग के बाद, तो वो उसके बाद तो ऐसे ही लग रहा था कि बस पता नहीं हमारे साथ क्या होने वाला है। तो क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, आपने कल कम से कम डॉट बॉल्स की अगर मैं बात करूं तो 20 से 25 ओवर आपने डॉट बॉल्स खेली हैं। ये बहुत बड़ा क्राइम है यार। आप तो 20-25 ओवर, मैं कह रहा हूं आप 2-3 ओवर खेल जाओ तो लोग कहते हैं भाईजान इतना बड़ा क्राइम आपने कर दिया, क्योंकि आप रोटेट द स्ट्राइक पे काम करते हो। आपकी रोटेट द स्ट्राइक कल थी नहीं यार। बाउंड्रीज तो बहुत दूर की बात है। मुझे नहीं पता आखिरकार जो प्रेशर है इतना पाकिस्तान टीम पे आया ही क्यों। मुझे पता है फखर जमान एक इम्पैक्ट प्लेयर है, फखर जमान बहुत ज्यादा जो पाकिस्तान टीम के लिए एक बैकबोन की हैसियत रखते हैं। वो कल इंजरी के बावजूद जिस तरीके की उसने इनिंग्स खेल रहा था, वो पता लग रहा था कि फाइटर है, लेकिन आपने उसको स्टेक पे लगा दी है। अल्लाह करे कि मैं गलत हूं, मुझे लग रहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो जाएंगे। जो उनकी इंजरी अब नजर आपको आ रही है, बैटिंग में कल वो बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे, और क्योंकि जिस वक्त वो रनिंग कर रहे थे स्पाइक्स, मुझे लगता है वो ग्राउंड में फंसा, तो जो एक लोअर बॉडी की आप बात करते हैं अपना लोअर मसल की, तो वो खिंचा है, तो वो थोड़ी सी सीवियर अल्लाह ना करे हो कि चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो। मैं भी ये कह रहा हूँ, मुझे थोड़ा सा टेंशन जरूर है इसमें। मसला फिर सबसे बड़ा ये है कि आप जब ओपनिंग डिपार्टमेंट की बात करें, बाबर की चले बात करता हूं, मैं भी कहता हूं कि बाबर ने कल जिस तरीके की इनिंग्स खेली है, थोड़ी सी सेल्फिश इनिंग्स थी मसला। लेकिन अगर मैं कंस्ट्रक्टेड की बात करूं, जो प्रॉपर क्रिकेटिंग माइंड की बात करूं, साउथ शकील आपके साथ ओपन करने आते हैं। साउथ शकील ने आते ही 15 डिलीवरीज जो सी डॉट बॉल्स खेली, आप 15 के करीब अगर मैं गलत नहीं हूं। आप एकदम प्रेशर डालते हो अपने ओपनिंग डिपार्टमेंट में। फखर जमान और बाबर आजम की जो जोड़ी चल रही थी वो ये थी कि फखर जमान एक एंड से आपको स्ट्राइक करते हैं, बाबर आजम दूसरे एंड से आपको जो उनसे रन बॉल आप कर लो या जो भी गैप्स निकाल रहे हैं वो आपको नजर आपको आता है।
वन डाउन पोजीशन पे आप बात करें, कल आपने टोटली अपनी बैटिंग ऑर्डर ही आपको तब्दील करना पड़ गया ना, इसलिए मैं कह रहा था चैंपियंस ट्रॉफी से पहले बहुत जरूरी था कि आप हर एक्सपेरिमेंट कर लेते। रिजवान आए, रिजवान का जो उसने कैच पकड़ा वो आउटस्टैंडिंग कैच था, वो होती है फिटनेस लेवल की। जी आपने देखा होगा हमारी फील्ड में बड़ी कल फील्ड के अंदर हमारी बड़ी खराब कारकर्दगी है, हमारी कोई इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी। उसके बाद आप बात करें मिडिल ऑर्डर की, आगा सलमान ने कल जो इनिंग्स खेली है इन जैसी विकेट्स के ऊपर, जब आपको इतना ज्यादा रन्स चाहिए होते हैं खास करके, और जब आपने रन रेट को मेंटेन करना है तो आपको ऐसी आउटस्टैंडिंग इनिंग्स खेलनी पड़ती है। हाँ। लोग कह रहे हैं ना कि आगा सलमान को जरूरत क्या थी, भाईजान उसको जरूरत थी, डिमांड ऑफ क्रिकेट थी, क्योंकि आपकी एवरेज चढ़ रही थी, आपने उस एवरेज को भी तो किल करना है। खुशदिल शाह ने, मैं अपनी बात अगर करूं, मुझे भी शटअप कॉल दी है, बहुत से लोगों को शटअप कॉल दी, जो उसने कल परफॉर्मेंस दिखाई है। अगर उसके साथ एक और आगा सलमान की बात कर लूं, या शायद फखर अनफॉर्चुनेटली जल्दी आउट हो गए, अगर फखर खड़ा रहता तो शायद मैच का पासा कुछ और पलट जाता था। ये ताहिर ने भी कल बहुत बुरी शॉट खेली, ये शॉट नहीं थी भाई। आप आते ही अपना दूसरी गेंद के ऊपर आप करना क्या चाह रहे हो, थोड़ा सा सेट तो हो जाओ। आप वो बैट्समैन तो नहीं हो कि आते ही आपको कि मैं इनिंग्स का जो सा स्टार्ट कर दूं, स्ट्राइक रेट मेरा बड़ा तगड़ा होगा। पाकिस्तान का कल बुरी तरीके से फ्लॉप एक्सपेरिमेंट हुआ है, और जिस तरीके का भी आप देखें, अगर वो नेट रन रेट देखें तो आप माइनस के अंदर है और आप पर आखिरी पोजीशन में है। आप सोच रहे होंगे कि जी हम इंडिया को शिकस्त दे दें, इंडिया को भी शिकस्त अगर दे देते हो, अल्लाह करे आप दे दो, आपने अपनी एवरेज को मेंटेन करके शिकस्त देनी है। ये नहीं कि खाली शिकस्त दे के आपको मैं सेमीज के लिए क्वालिफाई करूंगा। जो हालात हैं बहुत मुश्किल आपके लग रहे हैं सेमीफाइनल के लिए। रिशाद साहब, हालात मुश्किल लग रहे हैं हमें तो बहुत ज्यादा, और जिस तरह से भी ओवैस बात कर रहे थे बाबर आजम की, आपको भी लगा कि जो कल वो खेल रहे थे वो सिर्फ अपने लिए खेल रहे थे, खुद के लिए खेल रहे थे, और बस वो चाह रहे थे कि किसी तरह मैं कुछ ना कुछ स्कोर बस कर दूं, 50 कर दूं, और जिस तरह की स्लो इनिंग्स उन्होंने खेली उस पर क्या कहेंगे आप? नहीं कहूंगा बहरहाल वो जो उस वक्त सिचुएशन की डिमांड थी इसकी वजह से वो कॉशियस थे, और ऑफ कोर्स रन नहीं बन रहे थे, ऑपोजिट साइड से बैट्समैन आउट हो रहे थे, वो एक अलग बात है। लेकिन देखिए जो टीम का प्राइम बैट्समैन होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि कहाँ पे डिफेंड करना है, कहाँ एक्सेलरेट करना है, किस तरह से अपने पार्टनर्स को गाइड करना है। और अब न्यूजीलैंड की टीम की आप मेच्योरिटी देखें कि उनके जब 70 पे 3 खिलाड़ी आउट हो गए थे, उनका नंबर 1 बैट्समैन जो है एक्सपीरियंस के हिसाब से विलियमसन, वो 1 रन पे सिर्फ आउट हो गया, और उसके बाद भी न्यूजीलैंड ने इतना जबरदस्त रिकवर किया। तो ये मैच्योरिटी होती है टीम की। तो ये कहीं नजर नहीं आ रही कि अगर फर्स्ट की फखर को इंजर्ड भी थोड़ी सी होगी तो बाकी बैट्समैन क्या कर रहे हैं। तो ये बहुत ज्यादा एक क्वेश्चन मार्क आ रहा है कि पाकिस्तान की टीम और पाकिस्तान के प्लेयर जिस वक्त होता है उस वक्त डिलीवर नहीं करते। ये एक इमेच्योरिटी नजर आ रही है। और प्लानिंग की जहां पे मैं बात कर रहा हूं, उसमें देखिए रिजवान और बाबर ने T20 में भी एक साथ कई दफा ओपन किया है, वनडे में भी ओपन किया। अगर उनको फखर को प्रॉब्लम हुआ था तो मेरे ख्याल है रिजवान को ऊपर आना चाहिए था ओपन करने के लिए। सऊद ने अभी तक ओपन की, उनको प्रैक्टिस नहीं है, उनको मैचेस में एक्सपोजर नहीं दिया गया एज ओपनर, तो उनको एकदम से ऊपर भेज देना ये मेरे ख्याल है बहुत पुअर प्लानिंग थी। और ये सारी चीजें बॉलिंग में भी नजर आई, पुअर स्ट्रेटजी, पुअर बैटिंग ऑर्डर। तो ये अब ये इस तरह से जैसे ओवैस कह रहे हैं कि बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन मार्क है हमारे ऊपर कि एक मैच भी खुदा न खासा हम और हारते हैं तो हम चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो जाएंगे। तो हमें बहुत जरूरी है कि अगला मैच जीतना और बहुत ही हाई स्कोरिंग रेट से जीतना। सही है, ये बड़ा चैलेंज के लिए। हाँ, जैसे बात कर रहे थे वैसे आप, अगला इंडिया के साथ मैच है, क्या करना है हमने, क्या होगी हमारी परफॉर्मेंस, या फिर बस दुबई का ट्रिप ही लगेगा? देखिए मुझे पता है फ्रस्ट्रेशन तो है, दुख भी है जो जिस तरीके से कल आपकी परफॉर्मेंस थी, और मैंने खाना के समझ में भी नहीं आ रही कि आप हम अल्फाज यूज करें। आई एम सॉरी टू से, पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस थी, आपका ओपनर है, और आप देखें ना, अगर आपने इस टीम के खिलाफ अगर हालिया मैचेस ना खेलें तो मैं कह सकता हूँ कि यार आपको थोड़ा सा टाइम लगता है एडजस्टमेंट करते हुए। आपने यार कंटिन्यूसली 3 मैचेस खेल चुके हैं, तब भी आप अगर इस टीम का माइंडसेट ना पढ़ सको तो फिर आपकी गलती, उन्होंने आपका बेहतर माइंडसेट पढ़ा था। अब आपने मूव ऑन करना है दुबई में, दुबई स्पोर्ट्स सिटी के अंदर आपका इंडिया के खिलाफ मैच है। वहां पर जो आज तक मैं, क्योंकि यूएई के लिए खेलता रहा हूँ पूरी जिंदगी, अगर जो क्रिकेट वहां पर खेली है तो मुझे आइडिया कि उस विकेट पे जितना भी आप काम करो टर्निंग ट्रैक आपको मिलेगा, और वहां पर इतना हाई स्कोरिंग गेम नहीं होता। 270 280 भी बड़ा चेजेबल टफ टोटल होता है, क्योंकि दूसरी इनिंग्स के अंदर बॉल काफी ब्रेक होता है वहां पर। मेरा फिर वही सवाल है कि इंडिया 4 स्पिनर्स के साथ इंडिया इस वक्त दुबई में मौजूद है। उन्होंने पता है कि हर मैच खेलना ही उन कंडीशंस के अंदर है, लेकिन 4 स्पेशलिस्ट स्पिनर्स उनके पास। यार हमारे पास तो दूसरा स्पेशलिस्ट स्पिनर ही कोई नहीं है। आपके पास अपना, अगर आप बात करें इब्रार के अलावा, इब्रार हो रही है जी स्पेशलिस्ट स्पिनर की, आप सही कह रहे हैं। रिशाद साहब, व्हाट्स योर टेक ऑन इंडिया पाकिस्तान मैच? क्या लगता है आपको कि खाली दुबई का टूर ही होगा या फिर कुछ हालात बेहतर हो जाएंगे हमारी टीम के?
जी, आप सही कह रही हैं और उसमें ज़्यादातर जो तज्ज़िया निगार हैं, जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं, वो तो क्लियरली कल सारे चैनल्स पे कह रहे थे कि इंडिया इज़ अ क्लियर फेवरेट फॉर दिस मैच। बहुत ज़्यादा पाकिस्तान का चांस बिल्कुल ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा है। एक बात मैं ये कहूँगा है ना कि अगर खुदा न खास्ता ऐसा होता है कि फ़खर ज़मान अगले मैचेस के लिए उस तरह से फिट नहीं हो पाते या कुछ थोड़ी सी भी अगर इफ्स एंड बट्स हैं, तो उनकी जगह जो पहले कहा जा रहा था कि स्पेशलिस्ट स्पिनर आप कोई सेलेक्ट करें, शर्जील खान को करें या इमाम, उनका बहुत अच्छा एवरेज है। तो इस दफा अगर कोई चेंज, ऐसा फोर्स चेंज पाकिस्तान को करना पड़ता है, तो बड़ा जरूरी है कि पाकिस्तान कोई बहुत सही आदमी को फखर की जगह लेके आए, शर्जील को या इमाम को, क्योंकि ये सिलेक्शन ही है जो हमें प्रॉब्लम कर रहा है इस वक्त। अगर इरफान नियाजी या सुफियान मुकीम इस तरह के प्लेयर्स हमारी टीम में होते जो ऑस्ट्रेलिया में थे, इतना अच्छा परफॉर्म किया, तो ये बड़ा जरूरी है कि पाकिस्तान की टीम जो है वो उनके पास अच्छा बैकअप हो, उनके पास प्लेयर्स हो उस वक्त के लिए जब क्राइसिस हो। तो वो पाकिस्तान के पास नजर नहीं आ रहा है अनफॉर्चुनेटली। और दुबई का जहां तक मैं कहूंगा, उसमें दुबई में पाकिस्तान ने 2 मैचेस इंडिया के खिलाफ खेले, दोनों इंडिया ने जीते हैं। वैसे शारजा वगैरह में तो पाकिस्तान का बहुत अच्छा रिकॉर्ड है, लेकिन ये कि दुबई में इंडिया का पल्ला भारी है डेफिनेटली। चले जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया इरशाद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद थे, सैयद मोहम्मद उवैस हमारे साथ मौजूद थे। क्रिकेट पर हम बात कर रहे थे जनाब, ने वैसे बचा कुछ नहीं है, ऐसे लग रहा है कि पाकिस्तानी जो सफ़र है ना वो शुरू होने से पहले ही स्पीड ब्रेकर आ गया है और अब पता नहीं आगे, अल्लाह खैर करे। चले जी, हम फिर भी अपनी टीम के साथ है, दुआ करेंगे कि अगले मैच में कम से कम अच्छा परफॉर्म कर ले। अभी हम जाएंगे छोटी सी ब्रेक पर, आप कहीं मत जाइए। अस्सलामुअलैकुम जी, आज हम आपको रुस्तमे पंजाब कबड्डी चैंपियनशिप 2025 का एक ज़बरदस्त सा दंगल दिखाने के लिए मौजूद हैं। कबड्डी पंजाब की मट्टी से जुड़ा एक रिवायती और कदीम खेल है। इस खेल में ना सिर्फ आपकी ताकत और चुस्ती बल्कि इसके साथ साथ हिकमत अमली भी बहुत ज़रूरी है। तो आइए चलते हैं, आपको आज ज़बरदस्त सा दंगल दिखाते हैं और ये जानते हैं कि कौन अपनी हिकमत अमली से रुस्तमे पंजाब का सेहरा अपने सर सजाएगा। तो आइए मेरे साथ। का फैसला साथ लंबा पहलवान है टैरा आला कुंडा पताउन की कोशिश ताक से पूरा मलतानी सुटन ली पटका मारन ली मुंडा तैयब रजा पर चक्या पंजाब पुलिस हो गए पहलवान आ गया इस वक्त हमारे साथ रुस्तमे लाहौर मौजूद है और अभी बड़ा जबरदस्त कांटेदार मुकाबला हुआ है रुस्तमे पंजाब का। तैयब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम तैयब, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम। मुझे ये बताएं, बड़ा टफ मैच था आपका, सबसे मुश्किल लम्हा कौन सा था? देखें, सारी फाइट एक अच्छे और एहसन तरीके से लगी है। सबसे मुश्किल लम्हा तो वही होगा जिसमें आप कोई दाव खा जाते हैं, हार जाते हैं। तो मैं समझता हूँ उससे मुश्किल लम्हा तो कोई नहीं हो सकता। ये बताइएगा कि आज के मैच के लिए आपने भरपूर तैयारी की होगी जी, तो उस तैयारी में क्या क्या चीजें शामिल थी? अगर नॉर्मली हम ट्रेनिंग कर रहे हैं उसमें हमारी अलहदा ट्रेनिंग होती है और खुराक भी एक नॉर्मल होती है, अलहदा होती है। लेकिन जब हम एक खास इवेंट के लिए तैयारी करते हैं उसमें खुराक भी थोड़ी स्पेशल की जाती है। फिर जो वर्कआउट है उसका दुरानिया बढ़ा दिया जाता है। तो ये है कि उसमें फिर मक्खन है, दूध है, घी है, गोश्त वगैरह हैं और इस तरह की चीज़ें ऐड की जाती हैं। फिर सुबह के टाइम ट्रेनिंग होती है, शाम को ट्रेनिंग होती है और नेशनल मैं चैम्पियन हूँ, कोई 7-8 दफ़ा नेशनल चैम्पियन हूँ और अभी रिसेंटली 1 माह पहले नेशनल चैम्पियन फिर से हुआ हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और ये सब टाइटल्स हैं इन शॉर्ट के जो मैंने अचीव की हैं। जबरदस्त जी, और हार जीत गेम का हिस्सा है और हम आपको गुड लक कहते हैं आगे आने वाले मैचेस के लिए। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जी एक करी फिर आमना सामना साफ ते सीधी कुश्ती नहीं जाएगी। कुश्ती ने राज फाक साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम। जिस वक्त हमारे साथ सदर देसी कुश्ती मौजूद है, सर मुझे ये बताइएगा आज का जो मैच हुआ उसके बारे में क्या कहेंगे? देखो ये एक मैच बहुत चंगा होया है
ਉਹਨੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਮਾਰੀ ਏ ਤਈਵਾਨ ਨੂੰ, ਉਹ ਅੱਲਾ ਲੋ ਵੱਜ ਗਈ ਏ। ਦੋਵੇਂ ਭਲਵਾਨ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਸਨ। ਮੈਂ ਮਰੀਮ ਮਨਵਾਦ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਵਰੀਲਾ ਪੰਜਾਬ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹਾ ਅਖਾੜੇ ਬਣਾਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਲਿਆ ਕੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕ ਜਾਣ, ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਲਿਆਉਣ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਂ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ। ਵਾਂ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਹੈਗੀ ਏ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਪਹਿਲਵਾਨੀ ਕਰੋ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਅਦਬ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਅਖਾੜੇ ਆਓ ਜ਼ੋਰ ਕਰੋ। ਆ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, इधरले पासे पहलवानों का जोड़, हाय हाय शेरे पंजाब दंगल। इस वक्त हमारे साथ सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रेसलिंग पाकिस्तान और पाकिस्तानी टीम के कोच मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे सबसे पहले तो ये बताइएगा कि एक खिलाड़ी को कुश्ती के लिए किस तरह से तैयार किया जाता है? मैं समझता हूँ कि एक एथलीट की तरह उसको रनिंग करनी पड़ती है, एक जिमनास्ट की तरह उसके अंदर फुर्ती होनी चाहिए और चुस्ती होनी चाहिए, एक स्प्रिंटर की तरह उसके अंदर तेज़ी होनी चाहिए, तो फिर जाके एक मुकम्मल रेसलर बनता है और वो इस मकाम पे पहुँचता है। अच्छा सर, और ये जो खेल है ये कितने पॉइंट्स का खेल होता है? देखिए, जो हमारी मड रेसलिंग जो आज यहाँ पे हुई है, मड रेसलिंग, इसके अंदर कमर लगानी होती है। बेशक वो 5 सेकंड 1 सेकंड के अंदर भी लग जाए और आधा घंटा भी अगर वो ना लगे तो उसके बाद फिर हम मुकाबला पॉइंट पे करवाते हैं। अगर वो दोनों बराबर के हैं, बड़े टफ हैं, तो कंपटीशन बराबर भी रह जाता है जो मड रेसलिंग का। और उसके बाद जो हमारा ओलंपिक स्टाइल है, ओलंपिक स्टाइल में हमारी टोटल 6 मिनट की कुश्ती होती है, 3-3 मिनट के 2 राउंड होते हैं और उसके अंदर अगर 10 पॉइंट का डिफरेंस हो जाए दूसरे रेसलर से तो कुश्ती खत्म हो जाती है। बहुत शुक्रिया सर। इस वक्त हमारे साथ 2025 के चैंपियन मौजूद हैं जिन्होंने आज बड़ा जबरदस्त मुकाबला किया है और ये जीत गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो बहुत मुबारक हो आपको। मुझे ये बताएगा कि आज क्या हिकमत अमली सोच कर आए थे आप? अल्हम्दुलिल्लाह ये टाइटल अल्लाह पाक और मेरे बहन भाइयों की दुआओं के साथ मेरे नाम हुआ है। ये टाइटल रुस्तमे पंजाब और सब भाइयों की दुआ थी और उस्तादों की मेहनत थी, अल्लाह ने बहुत करम किया। मुझे बताएं कि क्या कुछ सोच के आए थे कि ये वाला दाव खेलना है आज? अल्हम्दुलिल्लाह ये दाव मेरा काफ़ी फेवरेट दाव है, काफ़ी कुश्तियों में ये लगाया और अल्हम्दुलिल्लाह 35 मिनट के बाद ये आज फिर लगाया और अल्लाह ने ये टाइटल मेरा नाम किया। अच्छा, मैंने ये सुना है कि जितने भी पहलवान होते हैं उनका देसी घी से बड़ा गहरा ताल्लुक होता है। वो देसी घी तो मिट्टी में डाल दे तो वो रंग बदल जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह वो देसी घी, बादाम, गोश्त वो खाते हैं तो फिर जान ज़्यादा बनती है। आपके उस्ताद कौन रहे हैं? मेरे उस्ताद अल्हम्दुलिल्लाह चाचू भी हैं और उस्ताद भी हैं, उसमें एशिया गोल्ड मेडल जाहिद पहलवान टैरों वाले हैं। ठीक है, तो आज जो आपसे बाजी हार गए उनको क्या कहना चाहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह वो भी बहुत अच्छा पहलवान था, वो हमारा भाई है, ऐसी कोई बात नहीं, इसमें हार जीत तो साथ साथ है। बहुत शुक्रिया। रुत जवानी पूरी दस्ती, पिंडियां चो कस्तूरी दस्ती, खादी जिन्ने चूरी दस्ती, चुंगी जिन्ने बुरी दस्ती, सूरज चंद सितारे वेखो, अक्की भोलू जारे वेखो, देश पंजाब दे प्यारे वेखो, लालां दे वंजारे वेखो। आज पाकिस्तान दी पूरी जिन्नी भी क्रीम है आज लाहौर दी धरती पे पहुंच चुकी है। अस्सलाम वालेकुम सर। सर आज आप ये कबड्डी का जो मैच है ये करवाने जा रहे हैं, मुझे ये बताएं कि कबड्डी की टोटल इकसाम कितनी होती है? इसकी टोटल इकसाम तो 3-4 हैं। एक एशियन स्टाइल कबड्डी होती है, एक सर्कस स्टाइल कबड्डी होती है, एक तमाचेदार कबड्डी होती है और एक बीच कबड्डी होती है। ये 4 बीच जो होती है वो रेत पर खेली जाती है। ये 4 खेलों की ये जो, लेकिन आज जो है ये है सर्कल स्टाइल कबड्डी, दायरे वाली कबड्डी कहते हैं। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताएं जो रेडर होता है उसके पास कितना टाइम होता है कि उसको पॉइंट करके वापस आना होता है? इधर लाइन से जब उसने चलना है और वापस आने तक सिर्फ 30 सेकंड है। अगर वो रास्ते में 30 सेकंड खत्म हो जाते हैं तो उसके खिलाफ नंबर जाएगा। और मुझे बताएं आज का ये कांटेदार मुकाबला कौन सी 2 टीमों के बीच हो रहा है? पाकिस्तान एयरफोर्स वर्सेस पाकिस्तान वापडा, ये 2 बड़े मैच में है, ये इनका ही फाइनल आता है, पाकिस्तान में होता ही फाइनल। और जीतने वाले को कितना इनाम दिया जाएगा? 4 लाख रुपए दिया जाएगा। जबरदस्त, थैंक यू सो मच। इधरले पासे कहते जादू पर लीता जट कोशिश की थी कि आले ने नंबर हो गया पाकिस्तान वापडा टीम नहीं से। इस वक्त हमारे साथ कबड्डी फेडरेशन के सदर मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर मुझे ये बताइएगा कि ये इवेंट हर साल होता है लेकिन इस साल क्या खास तब्दीलियां की गई हैं?
इस साल ये तब्दीली है कि हॉर्स एंड कैटल शो, आपको पता है कि मौजूदा पंजाब गवर्नमेंट ने सीएम ने स्टार्ट किया काफ़ी सालों बाद। चेंज ये है कि फ़र्स्ट टाइम हॉर्स एंड कैटल शो के अंदर कबड्डी का जो है मैच रखा गया है। ठीक है सर, आज आपकी फेवरेट टीम कौन सी है? आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? मेरी दोनों फेवरेट टीम्स हैं और मुझे लगता है कि जो वापडा की टीम है शायद वो जीतेगी। थैंक यू सो मच सर। कीड़ा लगा जिवें दंद नूं कीड़ा लगा, कीड़ा कीड़ा पर नंबर 4 हाय कबड्डी जिंदाबाद नी कबड्डी कुंडा फसा गया, किच्चा मारदा पिया, जाफी दा जूड़े जूड़े जूड़े। इस वक्त हमारे साथ शफीक चिश्ती साहब मौजूद हैं जो कैप्टन है वापडा टीम के। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद आपको, खैर मुबारक। बड़ा जबरदस्त आपने आज मुकाबला किया। मुझे ये बताएं आपकी टीम की क्या हिकमत अमली थी कि किस तरह परफॉर्म करना? देखिए, कुछ हमारे प्लेयर्स थे जो हमें शॉर्ट थे, लेकिन हमारे प्लेयर्स का मोराल अप था अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन हमने उनको नहीं होने दिया, मोराल डाउन नहीं होने दिया। एज ए कैप्टन मैं लीड भी कर रहा था, पाकिस्तान को भी लीड करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह मेरी टीम परफॉर्म करती है और मैं एक डिपार्टमेंट की तरफ से खेलता हूँ, पाकिस्तान वापडा की तरफ से। आज उसको भी मैंने उसी तरह लीड किया जिस तरह मैं पाकिस्तान को करता हूँ। हमारे सारे प्लेयर इंटरनेशनल है और इनमें कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं है जो एक से ज़्यादा हो, सारे एक से बढ़ के एक है। और मेरी इनके लिए, सबके लिए, आवाम के लिए जितनी उन्होंने मोहब्बत दी और प्यार दिया, उस आवाम का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने इतना अप्रिशिएट किया कि मेरे प्लेयर ज़्यादा बूस्टअप होकर खेल रहे थे। जबरदस्त। मुझे ये बताएं कि आज के मैच में कोई ऐसा लम्हा था जहां आप थोड़े से मुश्किल का शिकार हुए? अल्हम्दुलिल्लाह, जो आपने देखा कि पहले जो हाफ था, पहले जो 2 हाफ थे, उसमें थोड़ा सा बंदे को डाउटफुल होता है कि 1-2 नंबर ऊपर हों तो उनका कोई नहीं, 5 तक भी हों, 10 तक भी हों तो कोई नहीं है। जब अल्हम्दुलिल्लाह सारे 15-20 नंबर हो गए हमारे ऊपर तो फिर हम रिलैक्स हो गए। सबसे पहले हमारे हर लम्हा परेशानी का होता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। 102 पे बुड्ढा चक 11 नंबर पाकिस्तान वापडा टीम देखो। और जिस वक्त हमारे साथ वकास अहमद भट्ट साहब मौजूद हैं जो पाकिस्तान एयरफोर्स टीम के कैप्टन है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। अब मुझे सबसे पहले ये बताएं, आपके पाँव में चोट लगी है लेकिन उसके बावजूद भी आपने बड़ा जबरदस्त मैच खेला, तो कैसे पॉसिबल हुआ ये अपना एक तो कप्तान था, दूसरा टीम वर्क का, टीम के साथ चलना पड़ता है, जैसा भी हो अपना जो है अपना हक अदा पूरा तो आज किया। आपने अपनी टीम को कैसे तैयार किया था इतने बड़े मैच के लिए? अचानक मैच था, टीम वर्क इतनी तैयारी नहीं थी, फिर भी टीम ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है। तो आज अपनी टीम को क्या कहेंगे, क्योंकि इनका मोराल जो है वो थोड़ा सा डाउन होगा, आज वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाए, क्या कहना चाहेंगे? ये हार जीत गेम का हिस्सा होता है, कोई मसला नहीं। आगे अगले मैच में इंशाल्लाह अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। ये है कि चलो टीम अच्छी तरह मेहनत करेगी तो अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं पर्सनली, तो आप कितने अरसे से जो है वो कबड्डी खेल रहे हैं? मैं तकरीबन 17 साल से खेल रहा हूँ। 17 साल से जी। और आपकी फेवरेट कौन सी कबड्डी है, तमंचेदार या सर्कल में खेल? ये सर्कल स्टाइल है। सर्कल स्टाइल। अच्छा, जी। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। कीता उल्फत दा प्रचार, तू नफरत दे विच डुब दे, कई बेड़े कीता पार, तू मान बताया पुरुष दा, तू वंडे। ये खेल जो हमारे पंजाब की सकाफत और पहचान का अहम हिस्सा है, इसे जिंदा रखने के लिए ज़रूरी है कि हमारे नौजवान ज़्यादा से ज़्यादा इस खेल की तरफ माइल हों। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए और देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो जी। अब आपको बताएं कि 26वीं नेशनल बेसबॉल चैंपियनशिप में मेंस में पाकिस्तान आर्मी अपने टाइटल का दिफा करने में कामयाब रही। फाइनल में पाकिस्तान वापडा को 4-0 से हराकर चैंपियन बनने का एजाज हासिल कर लिया, जबकि 19वीं विमेंस नेशनल बेसबॉल में भी पाकिस्तान आर्मी की विमेंस टीम चैंपियन बनी और विमेंस में वापडा की गुलफिरोजा बेहतरीन बैटर और आर्मी की सादिया बीबी बेहतरीन बैटर और पिचर बन गई। फाइनल मुकाबले में पाक आर्मी ने दिफाई चैंपियन वापडा को 15-2 से शिकस्त देकर टाइटल अपने नाम कर लिया। इस पर मजीद बात करने के लिए सादिया बीबी हमारी चैंपियन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सादिया, सुबह खैर, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, शुक्र है अल्लाह का, ठीक ठाक। अच्छा सादिया, मतलब सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशंस इतनी शानदार अचीवमेंट पे, कैसा महसूस कर रही हैं? अल्लाह का शुक्र है कि इस दफ़ा की अचीवमेंट में तो बहुत ही ज़बरदस्त, इतनी एक्साइटमेंट थी कि अल्लाह पाक ने हमें 2 गोल्ड से नवाजा है। हमारी आर्मी की मेंस टीम भी गोल्ड हुई, हम भी फातह करार पाए और इस दफ़ा डबल खुशी है, बहुत ज़्यादा खुशी हुई इस दफ़ा जीत की, क्योंकि पहली दफ़ा दोनों टीमों ने गोल्ड मेडल हासिल किया। ज़बरदस्त। अच्छा, वैसे आपको शौक कैसे पैदा हो गया बेसबॉल का? आप तो पहले क्रिकेट खेल रही थी, क्रिकेट से स्विच बेसबॉल? क्रिकेट मैंने पाकिस्तान ए लेवल तक मैंने खेली है, उसके बाद फिर कुछ बस नहीं मौका मिला आगे जाने का। तो फिर जो है मैंने एबटाबाद में खेल रही थी, हमारे कोच आए आर्मी के, तो उन्होंने कहा कि बेटा ये भी ऐसी है कि मतलब आप इसमें थोड़ा सा ट्राई करो।
तो थोड़ा सेम ही है। फिर मैंने उसमें ट्राई किया तो उनको मेरी गेम अच्छी लगी। फिर मैं आर्मी में GHQ में सिलेक्शन हो गई मेरी। फिर उधर से बस बेसबॉल का मैंने सिलसिला स्टार्ट किया और अल्लाह का शुक्र है कि मैंने इंटरनेशनल लेवल पे भी बेसबॉल पे परफॉर्म किया, अपने मुल्क को रिप्रेजेंट किया है। ज़बरदस्त। अच्छा, आप क्या देखती हैं पाकिस्तान कहाँ स्टैंड कर रहा है बेसबॉल में? बेसबॉल का कितना ज़्यादा रुझान, ख़ास तौर पे हमारी जो यंग लड़कियाँ हैं उनके अंदर कितना ज़्यादा रुझान पैदा हो रहा है वक्त के साथ साथ? अभी तो माशाल्लाह से काफ़ी जो है बेसबॉल का जो है रुझान बढ़ गया है पाकिस्तान में। काफ़ी इवेंट्स हो रहे हैं पाकिस्तान में, एकेडमीज़ वगैरह भी बन गई हैं और डिपार्टमेंट्स हैं, प्रोविंसेस की टीम जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रही हैं। माशाल्लाह से काफ़ी जो है प्लेटफॉर्म हमें बेसबॉल फेडरेशन जो है वो प्रोवाइड कर रही है। अभी तो बहुत ज़्यादा जो है इंशाल्लाह अवेयरनेस आ रही है आवाम में इस चीज़ को लेकर। सादिया, मुझे बताएं कि आपने बताया कि इससे पहले भी आप चैम्पियनशिप्स में पार्टिसिपेट कर चुके हैं। इससे पहले किस किस जगह पे आपने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है? मैंने 2016 में जो है बेसबॉल वर्ल्ड कप में की है। उसके बाद फिर एशिया कप मैंने 2 दफ़ा हांगकांग में खेला है मैंने। फिर चाइना में पार्टिसिपेट किया है मैंने और फिर कनाडा कप हमारा हुआ था, उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। और पाकिस्तान का नाम आप रोशन कर रही हैं इन सारी जी, अल्लाह का शुक्र है। मेरे ख्याल में मेरे लिए यही बहुत बड़ी एजाज़ की बात है कि जी मुझे मौका मिला अपने मुल्क की नुमाइंदगी करने का। ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे बताएं कि कौन से चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ते हैं जब आप इंटरनेशनल लेवल पर जाकर खेलती हैं? डेफिनेटली वहाँ की गेम में और हमारी यहाँ की ट्रेनिंग में और उस सब चीज़ों में फ़र्क तो होता है, तो क्या फ़र्क आप बेसिक महसूस करती हैं? इसमें इतना जो है ट्रेनिंग जब हमारा इधर कैंप लगता है तो मतलब सारी चीज़ें हमें प्रोवाइड की जाती हैं, ठीक ट्रेनिंग वगैरह सही होती है। लेकिन जो थोड़ा सा डिफरेंस है कि बाहर की जो टीम्स हैं वो थोड़ी हमसे ज़्यादा इस चीज़ में तेज़ हैं, क्योंकि ये गेम भी बेसबॉल अमेरिकन गेम है, तो वो जो बाहर की टीम है वो ज़्यादा तेज़ है थोड़ी इस चीज़ में। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जी हमारी टीम ऐसी बने कि हम लोग बाहर जाके जो है अच्छा परफॉर्म कर सकें मज़ीद। और क्या क्या इक़दाम आपको लगता है कि उसके लिए होने चाहिए? अच्छी मैनेजमेंट अच्छी हो, टीम वगैरह जो है एक मेरिट पे बनाई जाए, जो लड़कियां जो है अच्छी मेरिट पे ली जाएं और हमें जो है अच्छा ग्राउंड अवेलेबल जो है प्रोवाइड किया जाए। इसमें मेरे ख्याल में ये सारी चीज़ें होंगी तो अच्छा इन्वायरमेंट मिलेगा तो हम बाहर जाके अच्छा परफॉर्म कर सकेंगे। ज़बरदस्त। अच्छा सादिया, मुझे बताएं कि शुरू से ही क्या फैमिली ने आपको अलाउ किया? क्योंकि देखें जिस तरह की हमारी सोसाइटी है, हम ये ज़रूर सुनते हैं कि क्रिकेट लड़कों वाला खेल है, बेसबॉल क्या करनी है खेल के। तो कभी आपको घर से ये महसूस करना पड़ा या कभी फेस किया आपने ये इस फील्ड को लेके मेरे ख्याल में हमारी जो सोसाइटी है वो लोग जो है ज़्यादातर यही समझते हैं कि ये फील्ड लड़कियों से रिलेटेड नहीं है। तो अल्लाह का शुक्र है कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया और उनकी वजह से आज मैं इस मकाम पे हूँ। उनकी सपोर्ट ना होती तो शायद जो है कुछ लड़कियाँ होती हैं कि मतलब सोच के जी 2-4 लोग क्या कहेंगे, फिर उस चीज़ को लेके वो रह जाते हैं, नहीं निकल सकते बाहर। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, शुक्र अल्लाह का कि मेरे पेरेंट्स की सपोर्ट है, उनकी वजह से मैं आज इस मुकाम पे हूँ। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। बहुत शुक्रिया सादिया बीबी, कैप्टन बेसबॉल टीम हमारे साथ मौजूद थी और जिससे वो ये कह रही हैं कि हर गेम में पार्टिसिपेट करने के लिए आपकी फैमिली सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, तो अपनी लड़कियों को ज़रूर सपोर्ट करें, वो आगे चल के इस तरह से काम करके दिखाती है। अभी हम जाएंगे छोटी सी ब्रेक पर, आप कहीं मत जाएगा। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो जी। अब ज़रा कुछ बात कर लेते हैं मुल्क के सियासी दर्जा हरारत की कि वो कैसा चल रहा है। तो जनाब सियासी कशीदगी इस वक्त जारी है और हर गुजरते दिन के साथ महाजराई बढ़ती जा रही है। तहरीक इंसाफ ऑपोजिशन अलायंस बनाने और तमाम जमातों को मुत्तहद करके एक बार फिर से सड़कों पर आने का ऐलान कर चुकी है और ईद के बाद मुल्कगीर तहरीक चलाने का हतमी फैसला भी कर चुकी है। उधर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का ये कहना है कि बानी PTI अडियाला जेल से खत पर खत लिख रहे हैं और जेल से निकलने के लिए मिन्नतें कर रहे हैं। गुज़िश्ता रोज तकरीब से खिताब में मरियम नवाज ने कहा कि सबको पता है कि पाकिस्तान को हर बहरान से किसने निकाला। सब जानते हैं कि मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में उसके अहाते में गालियां देने का कल्चर किसने मुतारिफ कराया। मुखालिफिन हमारी कारकर्दगी पर बात नहीं कर सकते। CM हाउस में बैठकर अपना कोई जाती काम नहीं करती, अपनी कुर्सी को कारोबार के लिए कभी इस्तेमाल नहीं किया है। इक्तदार का एक एक लम्हा अवाम की खिदमत में गुजर रहा है और उन्होंने कहा कि सब जानते हैं 9 मई और जिन्ना हाउस हमले का दाग किस पर है। ज़हन में अगर कोई पहला नाम आए तो मुझे ज़रूर बताना कि कौन है जिसने पाकिस्तान में पहली मर्तबा फितना फसाद की सियासत का आगाज़ किया और पहली मर्तबा जो एक इंतहा पसंदी, बदतमीज़ी, बदतहजीबी का कल्चर किसने ईजाद किया। पहली बार जो मुल्क पे हमला करने का जो धब्बा है ना, वो भी किस पे लगा? अपने ही मुल्क पे हमला आवर हो जाना,
ये भी एक बदनुमा दाग जो है ना इन्हीं के माथे पे लगा है। और ये एक बदतरीन मिसाल ये बना के गए हैं कि रहती दुनिया तक लोग इनको 9 मई से याद रखेंगे, जिन्होंने अपने ही मुल्क पे जिनाह हाउस पे हमला कर दिया। और वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम डॉक्टर मुसद्दिक मलिक ने यह दावा किया है कि मुज़ाकरात में भी PTI का सबसे पहला मुतालबा बानी की रिहाई का था, मगर 14 साल सजा होने पर मुज़ाकरात ख़त्म कर दिए गए हैं। बानी PTI को बनी गाला मुंतकिल करने से मुतालिक भी वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर दरख्वास्तें लेकर फिरते रहे, मगर उन्हें नाकामी का सामना ही करना पड़ा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबरा साहिबजादा हामिद रजा ने हुकूमती दावों के बरक्स दावा करते हुए कहा है कि बानी PTI से मिन्नतें की जा रही हैं, जेल से बाहर जाएं, उनकी 3 माह में नाअहली ख़त्म कर देंगे, मगर वो नहीं मान रहे और सबसे पहले वर्कर्स की रिहाई का मुतालबा उन्होंने किया है। दूसरी जानिब साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने यह कहा है कि पाकिस्तान के अवाम अब किसी को तामीर और तरक्की के सफ़र में रखना डालने की इजाज़त नहीं देंगे। मसनूई सियासी बहरान पैदा करने की किसी भी कोशिश को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने नवाज शरीफ से मुलाकात की। मुस्लिम लीगी कायद ने कहा कि पार्लियामेंट के अंदर और बाहर उन अनासिर के अज़ाइम को बेनकाब करना चाहिए जो इंतशार फैलाने और अदम इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोग संजीदा मुज़ाकरात करने और सियासी अफ़ाम तफ़हीम के साथ मामलात हल करने की सलाहियत ही नहीं रखते। उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की हम मुलाकात हुई है, इस पर हमने करनी है जी बात। हमारे साथ मौजूद हैं आमिर लियास राना साहब। अस्सलाम वालेकुम आमिर साहब, सुबह खैर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, बड़े अच्छा मूड है क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह बारान रहमत हुई है, सारी रात बरसी है और बड़ा अच्छा मौसम बन गया है, इस्लामाबाद भी धुल गया है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा आमिर साहब, ज़रा ये तो हमने मौसम की बात कर ली, सियासी मौसम की भी बात कर लेते हैं। डील की फिर बातें हो रही हैं और क्या आपकी इंफॉर्मेशन है इस हवाले से? क्या वाकई ये ऑफ़र दी जा रही है बानी PTI को कि रिहाई की सूरत में फिर नाअहली ख़त्म कर दी जाएगी? देखें, बात समझने की है कि अली अमीन गंडापुर ने जो इंटरव्यू दिया उसमें कहा कि पहले 80% थी और फिर 99% पे बात पहुंच चुकी है और बन्नी गाला की भी थी और नथिया गली की भी थी। तो ये बातें तो अली अमीन गंडापुर कर रहे हैं ना। जो जवाब आ रहा है वो तो ये आ रहा है कि जी हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, और आर्मी चीफ ने बराह रास्त भी बताया कि अगर खत भी आया तो वो भी वजीर आजम को भेज देंगे। अच्छा, थोड़ी सी मैं बात फैला के फिर समेटता हूँ। आपने देखा होगा कि पहले ट्रंप के साथ उम्मीदें थी, फिर मुशाहिद हुसैन सैयद ने कहा कि तुर्की के सदर अर्दवान भी इसमें किरदार अदा कर सकते हैं। तो समझने की बात यह है कि जब तुर्की के सदर के साथ आर्मी चीफ, प्राइम मिनिस्टर, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और तुर्की के सफीर की PM हाउस में 1 घंटा मुलाकात हुई थी, उसके बाद ये सहाफियों ने सवाल किया था आर्मी चीफ से खत का, और उसका जवाब ये आया था जो मैंने आपको बताया कि उसको पढ़ेंगे भी नहीं और भेज देंगे वजीर आजम को। तो ये बात तो ध्यान में रख लें कि जो दावे किए जा रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से कि जी वो बातचीत कर रही है, तो ऐसा तो कुछ नहीं है। बराह रास्त आर्मी चीफ ने पब्लिकली कह दिया। उसके बाद भी राग लापा जा रहा है कि हमारी मिन्नतें की जा रही हैं, तो भाई फिर तो बहुत बड़ी बात है। मैं तो बार बार कह रहा हूं कि एस्टेब्लिशमेंट को घुटनों के बल आपने लाना था, नहीं ला सके। अभी आप फिर जो तहरीक शुरू करना चाह रहे हैं वो भी GHQ हमला केस से बचने की है। आज की ताज़ा खबर आपने देखी होगी, अभी हमारे कैसर शिराजी साहब ने दी है कि जो 9 मई के केसेस हैं उनमें भी नकूल जो है फर्द जुर्म की 27 फरवरी को तकसीम कर दी जाएंगी सब लोगों में। केसेस अब अपने मंतकी अंजाम की तरफ जा रहे हैं और खान साहब और उनकी टीम परेशान भी है और प्रेशर बना रही है, ये तासुर देने की कोशिश कर रही है कि हमसे डील मांगी जा रही है। मेरी इत्तला में ऐसी कोई डील मांगी नहीं जा रही, बल्कि ये जो रास्ता है, अगर कोई बात हुई थी तो वो आखिरी जवाब ये था कि अगर कुछ भी लेना है तो 9 मई आपने जहन में रखना है और उसके बाद खामोशी रखनी होगी, तवील खामोशी, जिसका जवाब खान साहब अपनी लोगों को नहीं देते, भेज देते हैं मुलाकात के लिए, उसके बाद वो उनको झाड़ देते हैं। तो अब तो केसेस आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आपको लगता है कि फ़िलहाल जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी हालत है, जिस तरह से अंदरूनी कशीदगी चल रही है, ऑलरेडी लीडरशिप की आपस में हम देख रहे हैं कुछ चपकलिश चल रही है, ऐसे में फवाद चौधरी साहब भी सामने आ गए हैं। उन्होंने एक सियासी कमेटी बनाने का फैसला कर लिया है। वो ये कहते हैं कि जी ये कमेटी है बानी PTI की रिहाई के लिए काम करेगी। आपको लगता है कि अब PTI की जो पुरानी क़यादत है वो वापस आएगी और फिर बानी PTI को किसी ना किसी तरह रिहा करवा लेगी? देखिए, इमरान खान के अलावा PTI नहीं है, और इमरान खान ने बैरिस्टर गौर को भी खुद बनाया है चेयरमैन और सेक्रेटरी बनाया है सलमान अकरम राजा को। ये फवाद चौधरी ने नहीं बनाया। फवाद चौधरी और इनके साथ जो बाकी दीगर लीडरशिप है सबसे पहले भाग गई थी,
गाड़ियां छोड़ के भागी थी। तो ये बड़ा गमो गुस्सा है उनके वर्कर्स में भी। जो कुछ फवाद चौधरी ने गेन किया था हमदर्दी समेटने की इन दिनों में टीवी टॉक शोज में आके, वो अब जो गुफ्तगू कर रहे हैं उससे पीटीआई के अंदर उनके लिए हमदर्दी नहीं बढ़ रही। और फैसला फिर भी इमरान खान ने करना है। वो कह दें 26 को उनका केस फिर जीएचक्यू वाला लगेगा, उसमें वो आके कह दें कि फवाद चौधरी की बातें ठीक है, या वो कह देंगे कि नहीं जो मैंने कहा है वही ठीक है। तो पीटीआई उसी का नाम है जो इमरान खान है। बाकी बड़ी पार्टियों के अंदर लड़ाई झगड़े, जब क़यादत जेल में हो तो इस किस्म के काम होते हैं, इसको ज्यादा सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है। और जिस तरह से फवाद चौधरी साहब ये कह रहे हैं कि जी रमज़ान से पहले मौलाना फजलुर रहमान और पीटीआई का अलायंस हो जाएगा, आपको लगता है ऐसा होता हुआ आप देख रहे हैं? मौलाना फजलुर रहमान हो जाएंगे पीटीआई के कंटेनर पर सवार? देखिए, मैंने 2-3 हफ्ते हो गए ये खबर ब्रेक की थी कि जब असद कैसर के घर खाना था और उसके बाद एक और खाना हुआ था जो महमूद अचकज़ई के घर हुआ, जहां स्टीयरिंग कमेटी बनी। लेकिन जो मैं असद कैसर के घर हुआ था तो मौलाना फजलुर रहमान ने पहला फिक्रा ये कहा था कि जो हमारे पीटीआई के साथ इश्यूज हैं उनको कौन हल करेगा। उसके बाद वो दोहरा भी दिया, मौलाना फजलुर रहमान का ही मुतालबा था कि नए इलेक्शन होने चाहिए, फ्रेश होने चाहिए। लेकिन जो बात थी वो ये थी। अब सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने वही बात टीवी टॉक शो में कही है। उन्होंने कहा है कि हमने अपने तहफ़्फ़ुज़ात यानी जेयूआई के तहफ़्फ़ुज़ात मैंने खुद असद कैसर के हवाले कर दिए, और ये परसों की बात है, और हमें अभी तक उनका कोई जवाब नहीं आया। तो जो भी कोई कह रहा है, ज़ाहिर है इश्यूज तय होंगे। मौलाना फजलुर रहमान की जो शराइत हैं वो उनकी डीआई खान के हवाले से लेके केपी के हवाले से, आइंदा इलेक्शन के हवाले से, और जो इत्तेहाद बनना है उसकी कौन सदारत संभालेगा, कौन फैसले करेगा, ये चीज़ें पीटीआई ने अभी जवाब देने हैं, अभी नहीं दिए। और पूरी कोशिश है पीटीआई की कि वो जब रमज़ान शरीफ के बाद जो तहरीक चलाना चाह रही है वो मौलाना फजलुर रहमान के कंधों पे चलाए। और मौलाना फजलुर रहमान छोटे बच्चे नहीं हैं कि वो सियासी तौर पे सिर्फ इसलिए आ जाएं कि पीटीआई कह रही है और लोग रिस्पांस दे रहे हैं और मैं साथ खड़ा हो जाऊं। बिल्कुल नहीं होगा। वो अपनी सियासी शराइत पहले मनवाएंगे और अभी तो वो शराइत का जवाब आना है, फिर तय होगा। सही है। और आपको लगता है कि एक तो ये कि पीटीआई इस स्टेट में है कि वो शराइत मान लेगी, और दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि बड़े अरसे के बाद, तवील खामोशी के बाद, जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब वो कुछ दिनों से एक्टिव दिखाई दे रहे हैं, कुछ ना कुछ बात वो भी कर रहे हैं। और जिस तरह से अभी उनकी रिसेंट मुलाकात हुई है और उन्होंने कहा है कि जी जो मसनूई सियासी बहरान है ये पैदा करने की कोशिश की जा रही है, इस पर क्या कॉमेंट करेंगे आपके? थोड़ी देर के लिए मुतहरिक हुए हैं सियासी तौर पर नवाज शरीफ साहब और उसके बाद फिर उसी तरीके से खामोशी हो जाएगी, या फिर अब प्रॉपरली वो मुतारिक हो चुके हैं? देखिए, नवाज शरीफ बुजुर्ग हैं, पीटीआई अपनी पार्टी के सदर हैं और उस वही किरदार अदा करेंगे। उन्होंने बेटी को सब कुछ सौंप दिया। आप जहन में रखें मरियम नवाज शरीफ को, उनकी वजारत आला है, वो उन्होंने अपने भाई के सर पे हाथ रखा, वो वज़ीर आज़म बन गए। लेकिन जितनी मीटिंग्स हैं वो सारी कर रहे हैं मरियम नवाज शरीफ के साथ। हाँ। पंजाब से रिलेटेड एमपीएस के साथ मिल रहे हैं, जिन लोगों को भी मिल रहे हैं वो अब आप समझें कि जो शिफ्ट है ना किरदार, वो कर रहे हैं मरियम नवाज की तरफ सियासी तौर पे। और आप और हम थोड़े अरसे में देखेंगे कि वो मरियम नवाज को किसी भी वक्त पार्टी का सदर भी बनाएंगे और लोगों को मैसेज जाएगा कि मैं मौजूद हूं, लेकिन मेरे बेहाफ पे अब मरियम नवाज पब्लिक में खिदमत भी कर रही हैं और यही पार्टी को चलाएंगी। नवाज शरीफ साहब इसी तरह रहेंगे, मीटिंग्स में करते रहेंगे। बहुत रेयर होगा कोई चांस आप देखेंगे कि वो जलसों की तरफ जाएंगे। वो इस तरह मीटिंग्स करते रहेंगे, गाइडेंस देते रहेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि अब उन्होंने खुद मरियम नवाज को मैदान में उतारा है, तो उनको वो आगे लेके जाना चाह रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। और आमिर साहब, दूसरा इन दी एंड में चाहूँगी, ये जिस तरह से कि अभी हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत की बात कर रहे थे, तो हर चीज़ कर कर देख ली है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। तजाज भी कर लिया, धरने भी कर लिए, जलसे, मुजाहरे, और फिर मुज़ाकरात वाला भी एक चैप्टर था वो भी हमने देख लिया, लेकिन बना कुछ नहीं। अब सारा का सारा जो कारकुनान को तैयार किया जा रहा है वो यही किया जा रहा है कि जो ईद के बाद तहरीक शुरू होनी है, कारकुनान को भी एक्टिव किया जा रहा है। इस हवाले से लीडरशिप भी जो है वो हमें एक्टिव दिखाई दे रही है। तो आपको लगता है कि वाकई इस बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऐसा कुछ कर सकती है या कुछ मेजर तब्दीली ला सकती है जिसकी वजह से हुकूमत के लिए कोई ना कोई मुश्किल पैदा हो जाए? देखिए, वो हर तरह से मुल्की और बैनुल अक़वामी सतह पे पाकिस्तान के हवाले से मुश्किलात पैदा करना चाहते हैं, पाकिस्तानी लीडरशिप के हवाले से करना चाहते हैं। आप देख लें, आर्मी चीफ लंदन पहुंचे हैं तो पीटीआई, अमेरिका और इधर उधर से सवालात हुए कि भाई पीटीआई लंदन कहाँ है,
आज उनके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से बाकायदा मैसेजेस आ रहे हैं कि हमने मुजाहरा करना, जनरल आसिम मुनीर आर्मी चीफ वहां पहुंचे हुए हैं उनके खिलाफ। ये वो उनकी एक्टिविटी है। उनको कुछ समझ नहीं आ रही कि वो पाकिस्तान के इदारों के बारे में क्या बात करते हैं। कभी वो खत लिखते हैं, कभी वो उनके खिलाफ मुजाहरे कराने की कोशिश कर रहे हैं। इनको अभी तक समझ नहीं आ रही और इससे इनको कोई फायदा नहीं होगा। हाँ, उनकी ख्वाहिश और कोशिश पूरी है, लेकिन अब तक तो वो पंजाब से आम लोग तो दूर की बात, लीडरशिप ही नहीं निकाल सके। पंजाब से लीडरशिप ही सामने नहीं आती, तो जब तक वहां से नहीं होगा कुछ कैसे कर लेंगे ये। अभी भी 8 फरवरी को आपने और हमने देखा है कि लाहौर में या पंजाब में कितनी एक्टिविटी थी। पूरे वसाइल सूबे के इस्तेमाल करके उन्होंने सवाबी में एक जलसा किया, बस इसके अलावा तो कुछ नहीं किया। तो अभी इनको बहुत टाइम है, अभी इनको समझ नहीं आ रही है कि इनके केसेस जो मैंने स्टार्ट में बात की थी फाइनल शेप की तरफ जा रहे हैं। ये फ्रस्ट्रेशन का भी शिकार हो रहे हैं उस वजह से कि हम क्या करें। वकला के ऊपर उनकी अपनी जो पार्टी के लीडर छोड़ गए थे वो ज्यादा क्वेश्चन कर रहे हैं। ये चीजें भी अब जाहिर है 26 को बहुत कुछ वाजे होगा जब इमरान खान मिलेंगे लोगों से, साफियों से मिलेंगे और बातचीत होगी। ठीक है। और आमिर साहब, एक जो मुलाकात हुई है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से, एक इम्पॉर्टेंट मुलाकात है डेफिनेटली, लेकिन सोशल मीडिया पर एक ब्रिगेड बैठी है जिसे मौका मिल जाता है इस तरह की कोई भी मुलाकात हो तो उसके ऊपर कॉमेंट करने के लिए। गैर मामूली मुलाकात थी या फिर मामूल के मुताबिक थी? क्या मकासद थे मुलाकात के? पाकिस्तान के हालात ही गैर मामूली हैं, तो उसमें इंसाफ की फराहमी के हवाले से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जब रिपोर्टर्स एसोसिएशन से बात की थी तो उन्होंने कहा था कि मैंने वजीर आजम का खत आया था तो मैंने उनको भी अटॉर्नी जनरल के जरिए कहा है कि वो मुझसे मिले, और मैंने अपोजिशन लीडर को भी मैसेज किया। और कल भी जो सुप्रीम कोर्ट ने प्रेस रिलीज दी उसमें उन्होंने कहा है कि मैं वजीर आजम से मिल चुका हूं और मैं अपोजिशन लीडर से भी मिलूंगा। तो फिर जो ये सोशल मीडिया ब्रिगेड है जिन्होंने कोई अच्छी बात नहीं करनी होती, वो क्या करेंगे जब उनकी अपनी पार्टी के अपोजिशन लीडर मिलेंगे चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से। तो याहिया अफरीदी साहब पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, किसी पार्टी के नहीं हैं, तो वो तो दोनों तरफ मिल रहे हैं ना लोगों से। तो आपको एजेंडा देना चाहिए, पब्लिक करना चाहिए कि आपने क्या तजावीज़ दी हैं इंसाफ की फराहमी के लिए। क्योंकि जब आप इक्तदार में थे तो आप तो सब कुछ वो कर रहे थे जो आज आपको बुरा लग रहा है। समझने की तमाम सियासी जमातों की बात यह है कि आपस में बैठ के बात करें, मामलात को तय करें। इस तरह कोई फायदा नहीं होना, नुकसान मुल्क का हो रहा है। बिल्कुल ठीक है। सारी सूरत हाल में नुकसान मुल्क का ही हो रहा है। तो इस मुलाकात का भी एजेंडा आपके ख्याल में एलामिया जो है वो जारी कर देना चाहिए ताकि इस तरह की चीजें बातें हो ही ना? नहीं, उन्होंने तो एलामिया सुप्रीम कोर्ट ने कल जारी किया, पीएम हाउस ने अलग किया कि पीएम जाके मिले हैं चीफ जस्टिस के घर पे, प्रेस फोटो भी जारी की और सुप्रीम कोर्ट ने भी जारी किया कि हम ये काम जहां हमने वजीर आजम के साथ किया मुलाकात का, अब हम ये अपोजिशन लीडर से भी मिलेंगे। हो सकता है कल परसों में वो मुलाकात भी सामने आ जाए। क्योंकि निज़ाम इंसाफ के अंदर कुछ रुकावटें हैं, कुछ चीज़ों के अंदर गवर्नमेंट की मदद चाहिए होती है, कुछ चीज़ों में गवर्नमेंट को हेल्प चाहिए होती है, आम आदमी को हेल्प चाहिए होता है कि जो निज़ाम इंसाफ है वो सस्ता भी हो और फौरी भी हो। उसके लिए क्या इकदाम होने चाहिए? ज़ाहिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इस बात को समझा है और उसके लिए वो ट्राई कर रहे हैं कि तजावीज़ लेके फिर फैसले करें। आपको पता है उन्होंने पहले भी जो वफाकी वजीर हैं आद चीमा और खदीजा शाह जो पीटीआई की बड़ी वर्कर हैं, जेल में भी रही, उनको जेल इस्लाहात के लिए पंजाब से मेंबर भी नामजद किया है, उनसे मुलाकातें भी की हैं। तो चीफ जस्टिस ने अपना कोई माइंड ये नहीं दिया कि मैं इधर खड़ा हूं या उधर खड़ा हूं। वो चाह रहे हैं कि जहां जेल इस्लाहात हों व निज़ाम इंसाफ में इस्लाहात हों, उसके लिए वो मुशावरत कर रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आमिर यासर साहब हमारे साथ मौजूद थे। ओवरऑल जो हमारी पॉलिटिकल सिचुएशन इसकी चल रही है उस पर हम बात कर रहे थे और किस किस जानिब से क्या क्या रास्ता इख्तियार किया जा रहा है इस पर आमिर साहब ने भी रोशनी डाली। अभी हम जाएंगे छोटी सी ब्रेक पर, आपका हिम्मत जाएगा। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो जी। क्यों ना सुबह सुबह आपका कुछ दिल ललचाया जाए और कुछ बात की जाए जायकेदार और मज़ेदार खाबों की। हम बात कर रहे हैं मज़ेदार खानों की। ख़ास तौर पे पाकिस्तानी खाने बड़े फेमस होते हैं और मज़ेदार खानों की जब बात हो तो पाकिस्तानी पकवान दुनिया भर में पसंद किए जाते हैं और यहाँ के जायके को एक बार चखने वाला दीवाना बन जाता है। और इसी वाले से आपको अच्छी खबर हम ये सुनाते हैं कि पाकिस्तानी शेफ्स ने खानों के आलमी मुकाबलों में तारीख रकम कर दी है जनाब। निजी यूनिवर्सिटी की तालिबात हैं युसरा भट्टी और पलवशा, उन्होंने इंटरनेशनल कुलिनरी चैंपियनशिप में रिकॉर्ड 13 मेडल्स अपने नाम किए हैं भाई। और पाकिस्तानी शेफ्स की जायके और डिशेस के इंटरनेशनल शेफ जजेस भी गर्विदा हो गए। और मजीद उन्होंने कौन कौन से मज़ेदार खाने वहाँ बनाए, हमारे साथ दोनों हम मौजूद हैं जो कैंडिडेट्स थी जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, पलवशा और युसरा। उन्हीं से जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम पलवशा और युसरा, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप दोनों? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र। सबसे पहले तो युसरा ये बताएं कि 13 मेडल्स जीत लिए भाई एक ही साथ, कैसा लग रहा है? क्या एक्सपेक्ट किया था ऐसी ही शानदार परफॉर्मेंस देनी है, जाके इतनी शानदार कुकिंग करनी है?
एक्सपेक्टेड तो नहीं था बिल्कुल भी, लेकिन बहुत फ़ख्र महसूस हो रहा है हमें। हम लोग बिल्कुल मतलब जल्दी में ट्रेनिंग की थी, ये सब हमारी टीम की हार्ड वर्क थी बिल्कुल इंस्टीट्यूट की तरफ से, और हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था। लेकिन 13 मेडल्स ऑब्वियसली हम सब बहुत फ़ख्र महसूस कर रहे हैं, बहुत खुशी हुई इसकी। ज़बरदस्त। अच्छा युसरा, आप बताएं भाई, आप क्या पढ़ते हैं और आपको शेफ़ बनने का ख्याल कैसे आ गया? मैं एक्चुअली यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से बैचलर्स ऑफ लॉ कर रही हूँ। मेरा जो कोर प्रोफेशन है वो है, लेकिन कलिनरी में बेसिकली ये मेरा पैशन था। बचपन से ही मुझे इसका बहुत शौक़ था, और ऊपर से मतलब मैंने कहा कि अभी इसमें एंटर करते हैं, डिप्लोमा लेते हैं, और अभी अच्छा जा रहा है, अल्लाह का शुक्र बहुत। ज़बरदस्त। पलवशा, आप बताइए कैसा एक्सपीरियंस था और आपको कब ख्याल आया कि भाई आपको शेफ़ बनना चाहिए? अस्सलाम वालेकुम। मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और मुझे बचपन से बड़ा शौक़ था बेकिंग का, कुकिंग का, तो कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट मैं करती रहती थी। तो फिर मुझे, वैसे तो मैंने मास्टर्स किया हुआ है, तो फिर मैंने अभी CTH का जब मैंने रिका का देखा, तो फिर मैंने यहाँ इधर एडमिशन लिया कि मैं प्रोफेशनल लेवल पे डिप्लोमा लूँ, ताकि मुझे इससे अच्छी कुकिंग आए प्रोफेशनल लेवल की। तो फिर मैंने इसलिए यहाँ पे एडमिशन लिया, और फिर प्रोफेशनल सीख रही हूँ अभी मैं। और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इस जो इवेंट है इसमें पार्टिसिपेट करने का? इवेंट इसमें बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। PICC 2025 में हम लोगों ने जो पार्टिसिपेट किया था, इसमें हमारे रिका ने हमें बहुत अच्छा इसके लिए तैयार किया कि आप लोगों ने टाइम मैनेजमेंट कैसे देना है और नर्वस नहीं होना आप लोगों ने। तो 45 मिनट्स के अंदर हम लोगों ने जो कुकिंग की, उसमें फिर प्लेटिंग की, क्लीनिंग की, वो सारा हमने प्रॉपर मैनेज किया, और बहुत अच्छा रहा हमारा। ज़बरदस्त। अच्छा युसरा, आप बताएं भाई, क्या ऐसा आपने बनाया कि आपने इंटरनेशनल शेफ्स को ही गर्विदा कर लिया? मतलब वो फ़ैन ही हो गए फूड के जो आपने वहाँ पे कुकिंग की। और इस खास तौर पे जो कंपटीशन था, इसके राउंड्स के वाले से भी बताइएगा कि क्या नौयत थी? मैंने पिज़्ज़ा चैम्प में पार्टिसिपेट किया था स्टूडेंट कैटेगरी में। इसकी प्रोफेशनल कैटेगरी भी थी, उसमें भी हमारी एक मेंबर है, उसने गोल्ड मेडल लिया है, और मैंने सिल्वर मेडल लिया था। तो एक्चुअली हमने जो मेरे शेफ़ थे ना, ही इज़ वेरी स्प्लेंडेड स्किल्ड मैन बेसिकली। उन्होंने प्रेजेंटेशन हमें इस तरह सिखाई, प्लेटिंग इस तरह सिखाई कि मेरा जो पिज़्ज़ा था वो सारे बच्चों में से सबसे यूनिक था। इस वजह से मुझे लगता है वो हमारे शेफ्स भी जब वो आए थे, जजेस आए थे, उन्होंने भी पूछा था कि आइडिया आपको कैसे मिला। तो काफ़ी मेहनत की। ऐसी खास क्या बात थी आपके पिज़्ज़ा में? 45 मिनट्स का एक्चुअली इसका नाम था रोल्ड पिज़्ज़ा था। ये जैसे पिज़्ज़ा के स्लाइसेस होते हैं, तो मैंने उसको रोल करके बनाया था, और उसके बीच में एक चीज़ डिप थी, जैसे एक मोल्टन लावा होता है, उसको आप रोल को डिप करके चीज़ में फिर इस तरह खाते हैं। तो वो काफ़ी एक डिफरेंट आइडिया था जो मेरे शेफ़ ने मुझे दिया था। काफ़ी मेहनत की थी, काफ़ी हमने रिगरस ट्रेनिंग की थी इसको परफेक्शन की तरफ लाने के लिए। 45 मिनट्स में काफ़ी मुश्किल था, लेकिन हमारा राउंड एक ही था जो आपने पूछा। 45 मिनट्स का होता है, उसमें हमने सब कुछ कंप्लीट करना होता है, प्लेटिंग भी करनी होती है, बेकिंग भी करनी होती है, तो सब कुछ बेहतरीन रहा, अल्लाह का शुक्र। ज़बरदस्त। अच्छा पलवशा, आप बताएं, आपने क्या बनाया था ऐसा कि फ़ैन कर लिया आपने उन्हें? और आपकी क्या कैटेगरी थी? स्टूडेंट कैटेगरी थी? मेरी 2 कैटेगरीज में मैंने पार्टिसिपेट किया था। एक था चिकन मेन कोर्स, उसमें मैंने चिकन रुलार्ड बनाया था, तो उसके साथ मैंने मैश पोटैटोज़ एंड वाइट सॉस बनाया था। तो दूसरा मैंने बनाया था कपकेक क्रिएशंस में मैंने पार्टिसिपेट किया था। उसमें मैंने 2 टाइप्स ऑफ कपकेक्स बनाए थे, एक था ब्लूबेरी और एक था पाइनएप्पल। तो मैंने उसमें ब्लूबेरीज़ के चंक्स भी डाले थे, और उसके ऊपर से डेकोरेट भी ब्लूबेरीज़ के साथ किया था। तो एक्चुअली फ्रूट्स जो हैं वो ज़्यादा हेल्दी होते हैं, तो फिर मैंने उसके ऊपर कोई एडिबल कैंडीज़ या ऐसी चीज़ें नहीं डाली कि जो अनहेल्दी हों। तो मैंने उसको हेल्दी वे में बनाने की कोशिश की थी, जो जजेस को बहुत अच्छा लगा था। ज़बरदस्त। अच्छा, तो इसकी स्पेशलिटी यही थी आपकी डिश की, और यही चीज़ थी जिसने फ़ैन कर लिया उनको? यस मैम, उनको ब्लूबेरीज से तो ज़्यादा यही अच्छा लगा था कि सारे स्टूडेंट्स से, सिर्फ मैंने, सारे स्टूडेंट्स ने किसी ने भी फ्रूट्स ऐड नहीं किए थे। मैंने पाइनएप्पल एंड ब्लूबेरीज के साथ उनको किया था, और मैंने कलर्स भी ज़्यादा डार्क नहीं किए, क्योंकि ज़्यादा डार्क कलर अगर आप ऐड करते हो अपने केक में या उसमें व्हिपिंग क्रीम में, तो फिर जजेस उसको टेस्ट नहीं करते, जो कि अनहेल्दी होता है। ओके। अच्छा युसरा, आप बताइए। बड़ा लाइटली और उसके
ओके ओके, जिस तरह आप बताइएगा, जिस तरह से आपने कहा कि टाइम मैनेज करना होता है, बहुत ज़रूरी होता है, और डेफिनेटली इसकी आप प्रैक्टिस करते होंगे यहाँ पे जब आप अपना ये डिप्लोमा कर रही हैं, तो आपको ये आपके जो शेफ्स हैं वो यही सिखाते होंगे कि इतने टाइम में आपने प्रिपेयर करके तो प्लेटिंग वगैरह सब कुछ सॉर्ट आउट करना है। ये कितना ज़्यादा चैलेंजिंग होता है इतने कम टाइम के अंदर अपनी डिश रेडी करना, फिर उसके बाद उसकी सर्विंग करना? काफ़ी चैलेंजिंग होता है, काफ़ी लोग रह जाते हैं इसी वजह से बेसिकली कि 45 मिनट्स में उनकी प्लेटिंग नहीं होती, या बेकिंग के इश्यूज आते हैं, या डो नहीं वो होती, बेसिकली राइज नहीं करती, ये भी बहुत बड़ा मसला होता है। एक और डिफरेंस मैं आपको बताऊं जो हमारे में और दूसरे स्टूडेंट्स में था, वो बेसिकली ये था कि हम लोगों ने एवरीथिंग ऑन साइट किया था। काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स ना प्री प्रिपेयर करके लेके आए थे चीज़ें। दिस इज ज़बरदस्त ज़बरदस्त। युसरा भट्टी और पुलवा शाह हमारे साथ मौजूद थी, इन्होंने पार्टिसिपेट किया और माशाल्लाह क्या मेडल्स जीत कर आई हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। अब जी ज़रा बात कर लें एक ऐसी हस्ती की सालगिरह है जिसका जिक्र किए बगैर हम नहीं रह सकते। सूफियाना कलाम की मायानाज गुलकारा, सुरों की मलिका और दुनिया भर में सिंध और पाकिस्तान की पहचान आबदा परवीन साहिबा आज अपनी 71वीं सालगिरह मना रही हैं, और जनाब वो इस वक्त हमारे साथ ही मौजूद है। एक्सप्रेसो के प्लेटफॉर्म से कम ये शर्फ मुझे भी हासिल हो गया कि आज उनकी सालगिरह के दिन मैं उनसे बात कर सकती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आबदा साहिबा? वालेकुम अस्सलाम, आप कैसे हैं? जी बिस्मिल्लाह, मेहरबानी आपकी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तो इतना ऑनर्ड महसूस कर रही हूँ कि मुझे तो पता नहीं चल रहा कि मैंने आपसे बात क्या करनी है। हमेशा से आपको सुनते आए, और खासकर मैंने तो कल रात की आपकी परफॉर्मेंस लाइव सुनी, मैं उस शहर से ही नहीं निकल सकी अभी तक। तो और मैं जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप क्या कहना चाहेंगी आबदा साहिबा? माशाल्लाह से 71 बहारें आपने देख ली हैं, कैसा रहा ये अभी तक का सफर, और क्या क्या किस किस तरह से सीखा आपने? बस आपके साथ जो मुलाकात है वो उसकी बाहर नई नई लगती है, असल बात यह है। जबरदस्त जबरदस्त। हाँ। अच्छा, तो जिस तरह से आबदा साहिबा हम बात करते हैं आपके कलाम की, जिस तरह से मैंने बात की कि हमेशा से आपको वैसे तो ज़रूर सुना मैंने, लेकिन लाइव सुनने का जो मौका मिला, और जिस तरीके से आप अपने हाज़रीन को अपने साथ एक कनेक्ट कर लेती हैं, और जो आपका कनेक्शन है माशाल्लाह से वो जो रब की ज़ात के साथ है, उस कनेक्शन के हवाले से जो इतना स्ट्रॉन्ग है, क्या कहेंगी आप? बस उस रब ताला का बड़ा करम है। हम फकीरों पे, हम तो बस उनके पंजतन पाक के चौखट के गुलाम भी नहीं, उनके कुत्तों के गुलाम हैं। बस उन्हीं का ही करम है, और तो मेरे पास कुछ भी नहीं, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। वाह 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 वाह। और ये जो आपकी आजिज़ी है, आपकी इनकसारी है, आपकी तबीयत का हिस्सा मालूम होती है हमें, और जिस तरह से आपने ज़िंदगी में बहुत सारी परफॉर्मेंसेस की हैं, आपने जो स्टार्ट है वो बैनुल-अक़वामी दौरे अमेरिका से किया, फिर दुनिया भर में कोई शायद ऐसी जगह होगी जहां आपने अल्लाह और उसके रसूल और पंजतन पाक का नाम बुलंद ना किया हो माशाल्लाह से, और ये एजाज़ अल्लाह ने आपको बख्शा है। आपकी कोई यादगार परफॉर्मेंस कोई शेयर करेंगी हमारे साथ? बस असल में जो मौला साईं ने ये फरमाया है कि जो कुछ इनायत वहां से उस दरवाजे से हो, उस जात से हो, तो वो शेयर करना चाहिए। तो बस अल्लाह का, मौला का बड़ा करम है कि ये जो कलाम है बस यही कलाम है। हमें बयान करना आता भी नहीं है, और बयान कर भी नहीं सकते, ना लिख सकते हैं। उसकी जात पाक के ऊपर क्या लिखेंगे हम? क्या लिखूं? ऐसी शहनशाह के शान में तो हमारे पास अल्फाज तो बहुत है ही नहीं ना। वो हम कि ये जो एकदम यूफोरिया है, उस यूफोरिया को कि आप पुट द फुट ऑन द पैडल, एंड वी हैव सीन इट in the last decades and in the last few yesteryears as well. And that in turn therefore gets us into boom and bust cycles. This is not what we ought to do or plan to do, because we cannot afford another boom and bust cycle. So if we have to go towards sustainable and inclusive growth, the focus has to be on structural reforms. And the structural reforms are already underway.
I just want to again emphasize and re-emphasize. The focus has to be on because बहुत एक feedback आती है कि आप structural reforms करेंगे तो DNA are already underway होगी वो DNA of economy. I just want to again emphasize and re-emphasize because बहुत एक feedback आती है कि आप structural reforms करेंगे तो DNA of the economy change होगी वो DNA of economy change होगी तो फिर आप import led से export led आप लेके जाएंगे. The structural reforms are already underway around taxation, energy, SOEs, public finance. And before I come to the retail sector, I just want to expand a little bit on this. On the taxation side, there's a real transformation underway. Or koi bhi transformation hai, in my previous assignment I used to say is people, process, technology. So people changes have been made and we will continue to make in the FBR. The process part, which is extremely important, कि उसको अगर if you automate a broken process, it will not be optimal. And then technology in terms of end-to-end digitalization, which is extremely important, and that's our focus at this point in time within the authority, the tax authority, ताकि उसमें transparency आए, उसमें leakage कम हो, which is an euphemism for corruption. And उसका एक पहला एक example है because people are saying कि structural reforms करें, structural reforms. The faceless customs जो launch हुआ early January में, where about 80% of the imports come in for Pakistan. तो वहाँ 2-3 उसके फ़ायदे हुए हैं, which is I mean already sort of 2 months into it, कि जो वो GD की clearance थी, वो on average 118-120 उसमें जो घंटे लगते थे, is now down to 18 to 19 hours. Why? Because in that sanitized environment that we have and the help of technology, जो सारी discussion होती थी around speed money and facilitation money and all of that good stuff is gone. Because that's where bulk of the time was being spent. So these are all small steps, but they all aggregate into where we are headed, inshallah, with respect to the reform in the tax authority, because it's very important. It's very important that we restore the trust and credibility in the tax authority. ताकि ये कोई ना कहे कि जी आप हमारे से इतने पैसे ले लें, इतने पैसे और ज़्यादा ले लें, लेकिन हमें इनके हवाले ना करें. In a country of 240 million people and the size and scale of our economy, we simply cannot afford this, that people don't want to deal with the tax authority of the country. So there's work cut out on the other side, but there's work cut out at our end, and that's why we are going through that transformation. और ये बहुत important है. Prime Minister himself is sort of following up on that and taking the lead in terms of following through. I understand Minister of State भी यहाँ आएंगे towards the end, so I'm sure he will elaborate further on this as well. Then on the energy side, whatever is happening on the power and petroleum, that's very important, and that's all the changes already underway. Some tough measures are also being taken because ultimately we have to move towards competitive energy. Then the SOE reforms, that's a cabinet committee that I chair, और उसमें जो हमने process शुरू किया तो हर ministry आके यही कही कि जो तो जी प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा है. मैं आपसे चाहूँगी इजाज़त. आपने अपना रखना है बहुत सारा ख्याल और फीडबैक ज़रूर देना है. आपसे मुलाकात होगी मेरी कल, लेकिन आपको छोड़े जाते हैं अपने सेगमेंट सफ़र है शर्त के साथ, जिसमें अभी आप देख सकते हैं कि दरियाए की सिंध के साथ साथ बाइसिकल पर सफ़र की दिलचस्प रुदात. आइए देखते हैं. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वकार अहमद और आप देख रहे हैं सफ़र है शर्त. अब्दुर्रहमान पालवा साहब से हमारी पिछली जो किस्त थी सफ़र है शर्त की, उसमें बड़ी तफसील से बात हुई थी कि 6 महीनों के कलील अरसे के अंदर इन्होंने 21,500 किलोमीटर का बाईसाइकिल पर सफ़र किया था और उसके दौरान इनकी जो शख्सियत में तब्दीली आई उसके हवाले से वो जो सफ़र है ये किस तरीके से असरअंदाज होता है आपकी नफ्सियात पे, ये चीज़ें इन पे बात हुई थी. लेकिन इन्होंने एक हालिया सफ़र जो किया है वो बड़ा कमाल है और वो है दरिया सिंध के साथ साथ. उससे पहले हम रज़ा अली आब्दी को देखते हैं कि उन्होंने दरिया सिंध के साथ साथ पैदल सफ़र किया और उस पर उन्होंने डॉक्यूमेंट किया, शेर दरिया किताब लिखी.
फिर जो पालवा साहब हैं इन्होंने इसी तरह ये सफ़र करते हुए ये गए हैं। इस सफ़र के हवाले से अब्दुर्रहमान पालवा साहब से गुफ्तगू करेंगे। बहुत शुक्रिया पालवा साहब। अभी आपने इस सफ़र का इख्तिताम किया और ये सफ़र बेसिकली आपने कहीं कहाँ से शुरू किया था, जहाँ से इंडस जो है एंटर होता है वहाँ से? ओल्डिंग से इंडस जो है पाकिस्तान के अंदर एंटर होता है, मरोल टॉप बेसिकली उधर है। तो बॉर्डर से ज़रा नीचे इसी पॉइंट से जहाँ इंडस के साथ एक और दरिया मिलता है वहाँ से मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी। ठीक है। और वहाँ से फिर मैं सफ़र करता हुआ ठट्टा तक, आगे खारोचान ठट्टा डिस्ट्रिक्ट। बहुत जल्दी आप ठट्टा चले गए। जहाँ से इंडस एंटर होता है उसके बाद आप उसकी दरिया की बात कर रहे हैं, क्या नाम है, जो खपलू से आ रहा है, जो वहाँ से मिलता है, वहाँ से स्टार्ट किया आपने? मरोल टॉप से ज़रा नीचे और फिर उसके बाद आप लाइक स्कर्दू आए। स्कर्दू सिटी तोलती आता है, उसके बाद हम स्कर्दू सिटी आते हैं। स्कर्दू से अस्तक नाला के रास्ते में फिर चिलास वाली साइड पे आया। अच्छा, आप क्योंकि वो डाउन हिल आ रहे थे जी, तो कोई मतलब ज़्यादा मज़ा आता है या नहीं? चढ़ाइयों तो हैं, उतराइयों चढ़ाइयों का एक कम्बिनेशन है, लेकिन फिर भी मतलब जनरली तो वो उतराई है ना। मैंने क्योंकि पिछले सफ़र में मुकम्मल एक जिद्दोजहद की थी कि मैंने लाहौर से स्टार्ट करके लाहौर पे ख़त्म किया था, तो मैंने कहा कि अपना टाइम भी बचाने के लिए अगर हम वहाँ से नीचे स्टार्ट करें, क्योंकि ये वाला सफ़र उस वाले सफ़र से इस तरह डिफरेंट था कि मैंने ड्रोन भी खुद ऑपरेट करना था अपना, और जो दीगर कैमरे थे उसको खुद सेट करके अपनी साइकिल चलाते हुए वीडियोस आप अपना यूट्यूब चैनल है आपका? जी। ओके, तो उस पर एपिसोड वाइज आती है, किस तरह होता है? अभी मैं जल्द स्टार्ट करूंगा उसको, एक मुकम्मल सीरीज़ की शक्ल में होगी। एक्चुअली आपके पास डाटा और कंटेंट सारा मौजूद है, लेकिन अभी उसको एडिटिंग चल रही है। आपकी और मेरी मुलाकात होती होती रहेगी, और वो इस तरह हुआ कि मैं था पटन में बाईसाइकिल पे, और जिस दिन हम पटन से निकले हैं और अगले दिन हम गालमन दासू में थे, तो मैंने सोशल मीडिया देखा, तो मैंने देखा कि आप भी शाम में हैं। मैंने आपसे पूछा था तो आपने कहा था मैं तो नीचे से, और बिल्कुल कहीं होते होते रह गई। हम पटन में थे, अगले दिन आप पटन में मेरे ख्याल में आ गए और बस मुलाकात नहीं हो सकी। तो ये वही जर्नी है? वही जर्नी है। ओके 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 ओके। तो हमें क्योंकि इधर से चढ़ाई इधर पेश थी, वैसे तो केकेच पे मेरे ख्याल में मैटर नहीं करता कि आप ऊपर से नीचे आ रहे हैं या नीचे से ऊपर जा रहे हैं, कुछ ज़्यादा मैटर नहीं करता। बेसिकली उतराइयों चढ़ाइयों का एक अजीब सा कम्बिनेशन है। तो फिर आप नीचे जब आप था कोट आए तो इंडस तो उधर चला जाता है, फिर आपने क्या किया? फिर मैं उधर से मानसेरा वाली साइड से आया। मेरा इरादा उस तरफ से जाने का था, लेकिन उधर कुछ सड़क की सिचुएशन के बारे में मुझे पता चला, तो फिर मैं उस तरफ नहीं जा सका। लेकिन उसको मेरा इरादा है कि उसको कवर करके इस जर्नी में किसी तौर पे हिस्सा बनाया जाए। ठीक है। उसमें फिर आगे डैम आ जाता है, फिर थोड़ा सा मतलब वो रास्ता तब्दील होके स्वाबी वाली साइड पे निकलता है, डैम की बैक साइड से कहीं से। ठीक ठीक ठीक। अब आपने डैम से आप आगे आ गए, फिर उससे आगे आके मैं अटक से पंजाब में दाखिल हुआ। ठीक है। अटक डिस्ट्रिक्ट से मैं जब दाखिल हुए, अटक सिटी से जंड, उसके बाद मक्खट शरीफ, जिसको आपने भी कवर किया, और बहुत इम्प्रेसिव जो 3-4 अच्छे ओल्ड सिटीज़ मैंने इस जर्नी में देखे, उसमें से मैं मक्खट को चूज़ करता हूँ। काला बाग है, उसके बाद आगे जाके डेरा इस्माइल खान है। मकड़ी हलवा खाया था? बिल्कुल बिल्कुल, जो मार्केट में है वो। बिल्कुल ठीक है। और जो छती हुई गलियाँ हैं, मतलब ये आपके लिए हैरानकुन थोड़ा सा होगा ना कि मतलब एक ऐसा शहर, एक ऐसा पुराना टाउन जिसकी सारी गलियां जो हैं उनके ऊपर भी छतें थी। अब तो गालबन 30% कुछ रह गई हैं उसमें, तकरीबन इतनी रह गई हैं। और मैं समझता हूँ कि पुराने 300-400 साल पुराने जो ओल्ड सिटीज़ हैं, जो असल हालत में बरकरार रह गए हैं, जितने भी रह गए हैं, उसमें से मेरा ख्याल मक्खट शरीफ ही हम उसको रख सकते हैं, लेकिन उसको प्रिजर्व करने की भी ज़रूरत है। नहीं, अब तो खैर वो बिल्कुल बहुत बर्बादी हुई है वहाँ पे, बहुत सारी चीज़ें अब उस तरह नहीं रही, बट अभी जो भी है अभी भी एहसास तो है। तो उसके बाद आपने किश्ती का सफ़र भी किया? कश्ती का सफ़र भी किया। एक मेरी ख्वाहिश थी कि इंडस में किसी जो है कश्ती को भी इस्तेमाल किया जाए, तो काला बाग, मैं मक्खट शरीफ से काला बाग कश्ती के ज़रिए गया था, और तकरीबन 3 घंटे का सफ़र था, और बहुत खूबसूरत पहाड़ी सिलसिला साथ साथ चल रहा था। दोनों तरफ, एक तरफ आपके KPK है, आर्कियोलॉजी भी चल रही थी। आर्कियोलॉजी भी चल रही थी। तो ये बड़ा इम्प्रेसिव सफ़र रहा। उसके बाद काला बाग से दोबारा मैंने अपनी बाइसाइकिल के ज़रिए सफ़र शुरू किया माड़ी इंडस। जब हम ऊपर उसके टेम्पल्स पे जाते हैं तो नीचे दरिया सिंध का खूबसूरत नज़ारा, वहाँ से मियाँ वाली, फिर कुंदियाँ, वहाँ से मैं चश्मा के रास्ते फिर डेरा इस्माइल खान दाखिल हुआ। ठीक है। वहाँ से फिर दोबारा पंजाब आया, भक्कर, जनूबी पंजाब। भक्कर से करोड़, लिया, गाजी घाट, कोट अद्दू आता है, फिर गाजी घाट, डेरा गाजी खान, वहाँ से आगे जामपुर, राजनपुर, फिर राजनपुर से मैं बेनज़ीर ब्रिज से टर्न किया, कोट मिठन, चाचड़ा,
और वहाँ से रहीम यार खान आ जाता है और आगे फिर सिंध में दाखिल हुए। दरिया सिंध किस जगह पे आपने उसको तहैर, मतलब आप बिल्कुल तहैर में चले गए? एक तो जिस दिन मैंने पटिन से निकलना था, रात को काफ़ी बारिश होती रही, तो सुबह जो नज़ारा था, बादल बिल्कुल मेरे सामने और दरिया का व्यू, वो मुझे काफ़ी उसने फैसिनेट किया। दूसरी जगह पे जब मैं ऊपर स्कर्दू से, जहाँ से एग्जैक्ट दरिया स्टार्ट होता है, तो वहाँ पे दरिया का जो मंज़र है बहुत खूबसूरत, साफ़ शफाफ पानी, और क्योंकि ऑटम का मौसम भी चल रहा था तो वो मंज़र मुझे काफ़ी उसने फैसिनेट किया। जैसे जैसे दरिया नीचे आता जाता है तो वो उसकी खूबसूरती उस तरह से नहीं है। लेकिन एक और इलाका जिसका मैं जिक्र करूँगा, बाग़ नीलाब, अटक से तकरीबन 20-25 किलोमीटर पे है, तो वहाँ पे भी दरिया और जो कस्बा है बाग़ नीलाब का, उसका जो मंज़र था उसने मुझे काफ़ी इंप्रेस किया। क़दामत कहाँ पे है? यानी ऐसी जगह पे जहाँ पे वक्त रुक गया हो, सिंध के गिर्द, जिस तरह एक हमने मिसाल दी मखड की, ऐसी कोई और जगह जहाँ पे बिल्कुल एक क़दामत नज़र आती हो? नहीं, ऐसी मखड के मुकाबले की और जगह नहीं। अच्छा, नहीं। अच्छा, जिस बारिश का आप जिक्र कर रहे हैं कि दूसरे दिन जब आप उठे तो पटन में बादल नीचे आए हुए थे, इस बारिश ने हमारी वो मत मारी, क्योंकि एग्जैक्टली ये वो टाइम था जब हम दासू अप्रोच कर रहे थे और दासू से हम कोई 20 किलोमीटर पीछे बाईसाइकिल पे थे, और वो आपको पता है कि सबसे प्रॉब्लमेटिक एरिया लैंडस्लाइड के हवाले से, मुझे दासू से लेके पटन के दरमियान तकरीबन, तो वो हमने बगैर रुके हुए, चढ़ाई नहीं देख रहे, उतराई नहीं देख रहे, हमें ये था कि हम किसी तरीके से बारिश से निकल के हम वो जो दासू से बड़ी आबशार के इस साइड पे एक ट्रक होटल आता है, हमारी वो डेस्टिनेशन थी कि हम उस ट्रक होटल में एक छत के नीचे चले जाएं, तो उसने हमारी मत मार दी थी। और ये वही बारिश थी एक्चुअली, मुझे इसलिए याद वही बारिश थी। और मैं इस वजह से निकला कि नेक्स्ट डे, क्योंकि डैम की कंस्ट्रक्शन की वजह से कुछ टाइमिंग है कि इतने घंटे सड़क बंद होती है, तो मैं वो वक्त बचाने के लिए आगे निकला। और बारिश की सूरत हाल, फिर वो नीचे कीचड़, वो रोड भी कुछ इस तरह की है। लेकिन ये सब चीज़ें बंदा उस टाइम शायद लगता है कि बड़ी मुश्किल है और शायद अजियत है, लेकिन बाद में बंदा उन चीज़ों को एंजॉय करता है। पालवा साहब, आपने जब 21,500 किलोमीटर किया तो आपको एक चैलेंज ये दरपेश था कि आपने वो डॉक्यूमेंट भी करना था गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए। अब वो काफ़ी पेचीदा प्रोसेस है जिस तरह आपने बताया, तो एक ये था, इसमें भी आपके पास ड्रोन भी है, आप फुटेज भी बनानी है। कभी आपने विजुलाइज किया है कि अगर ये चीज़ें निकल जाए, मतलब मैं अपनी बात करूँ कि हम जब बाईसाइकिल पे थे तो मुझे जहन में आता था कि अगर ये मुझे काम ना करना होता, ये एपिसोड्स ना बनानी होती, मुझे रिकॉर्डिंग ना करनी होती, तो मैंने बहुत मज़ा करना था, मुझे अगर सिर्फ साइकिल चलानी होती। कभी आपके जहन, क्योंकि दोनों आपके जितने बड़े प्रोजेक्ट्स थे बाईसाइकिल, उसमें आपके लिए कुछ ना कुछ चैलेंजेस और मिशन थे जो आपने करना था। ये अगर ना होते, आपने सिर्फ साइकिल चलानी होती, तो ज़्यादा आप नेचर के या उन तमाम चीज़ों के ज़्यादा करीब इंसान नहीं होता? मेरा नहीं ख्याल शायद, क्योंकि मेरा हर जगह पे ऐसे था कि जब मैं बाईसाइकिल जर्नी कर रहा हूँ